बहुत बहुत स्वागत आप सभी का ईटी न्यूज प्रदेश पे। आप देख रहे हैं खरा सौदा। मैं हूं प्रियंका और मेरे साथ डिम्पी और अभिषेक दिल्ली से हैं। तो निफ्टी में पिछले 3 दिन में 600 पॉइंट से ज्यादा की सर्ज दिखाई दी। ग्लोबल मार्केट से सिनेरियो स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है और तमाम सारी खबरें आज किस तरह का सेटअप दिखाई देगा, इन सब पर चलिए आगे बढ़ के समझ लेते हैं। पहले 4 बड़े ट्रिगर्स को देख लेते हैं। इस वक्त कौन से बड़े ट्रिगर्स हैं जिन पर आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, क्योंकि अब भी लॉन्ग पोजीशन तो खैर एफआईज की 12-13% ही है, लेकिन शॉर्ट्स बहुत सारे हैं सिस्टम में और वो शॉर्ट्स ही हम देख रहे हैं कि निफ्टी को ऊपर ला रहे हैं। कल हेवी वेट्स में थोड़े बहुत एक्शन देखने को मिला, ब्रॉडर मार्केट में बड़ा एक्शन था, लेकिन आज कौन सी न्यूज है? पहला तो यूएस मार्केट से लगातार पिछला हफ्ता भी बहुत स्ट्रांग था, कल बहुत स्ट्रांग था और आपको सोमवार को भी बहुत बड़ा सर्ज नहीं दिखाई देगा, लेकिन हल्की बढ़त तो दिखाई दी। और जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, चाहे वो क्रूड हो, डॉलर इंडेक्स हो, बॉन्ड हो, वहां से थोड़ी सॉफ्टनेस है। सो इमर्जिंग मार्केट्स के लिए लगातार अच्छे ट्रिगर्स के फॉर्म में दिख रही है। लेकिन हमारे इंडियन मार्केट्स, बजाज फाइनेंस ने अपना QIP पहले लॉन्च जो कर दिया था, जो अनाउंस कर दिया था, वो अब लॉन्च हो गया। बजाज फाइनेंस में इस न्यूज का ट्रेड ऑलमोस्ट हो चुका है या फिर थोड़ा सा सर्च और पॉसिबली इस खबर से आ सकता है। नंबर्स जहां जहां आ रहे हैं वहां कैसा इंपैक्ट रहेगा? नायका जो एक बड़ी कंसोलिडेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन के फेज में कई समय से रहा है, क्या उसमें कोई ट्रेड बनता है इस नंबर्स के बाद? देखना होगा। कई सारी ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट्स में डाउनग्रेड भी किया जिन स्टॉक्स को, उन पर भी एक राय लेंगे। पावर ग्रिड के नंबर्स आए, लेकिन बड़ी सर्ज ये पावर स्टॉक्स चल चुके हैं, तो क्या कितना नंबर्स इंपैक्टेड ट्रेड है? और प्राइमरी मार्केट में जहां जहां एक्शन है उस पर भी जरूर बात करेंगे। लेकिन पहले एक बार ब्रीफली टच बेस कर लेते हैं बड़े बड़े ट्रिगर्स को। पहले ग्लोबल मार्केट्स को समझते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स में कल हुआ क्या, और इनफैक्ट अब जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी आ रहे हैं उनसे क्यों जो भारतीय बाजार अब तक तो तेजी के ले रहा है। कल क्या बड़े इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स रहे? अभिषेक, मॉर्निंग। जी प्रियंका, अगर हम अमेरिकी बाजारों से शुरुआत करें तो वहाँ पर अगर आप फ्यूचर्स देखेंगे, फिलहाल आपको थोड़ी सी नरमी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन कल की क्लोजिंग ठीक ठाक हुई है। डॉ में लोअर लेवल से 100 अंकों के आसपास की रिकवरी रही और 35 अंकों की आपको तेजी जरूर दिखेगी, लेकिन नीचे से देखेंगे तो ठीक ठाक क्लोजिंग हुई है। नेस्डेक लगातार 7वें दिन, डाउ लगातार 6ठे दिन, और नेस्डेक में जनवरी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि जब लगातार 7 सत्र में तेजी हमने देखी है, तो वहां से माहौल ठीक ठाक है। लेकिन शुरुआत अगर हम फ्यूचर से अगर आज देखेंगे तो थोड़ी सी नरमी के जरूर है। और एशियाई बाजारों में भी आज कमजोरी पर शुरुआत हुई है। गिफ्ट निफ्टी भी हल्की कमजोरी के साथ 19,450 के आसपास से। अगर हम निकेई को देखेंगे 1% कमजोर है। कॉस्पी में करीब करीब 2.25% के आसपास की कमजोरी है। हांगकांग के बाजार भी करीब 1.25% कमजोर है। तो एशिया से मूड थोड़ा सा कमजोर है। डाउ को देखना, नेस्डेक को देखना, कल की क्लोजिंग देखना, वो आज ठीक नहीं होगा। आज आप डाउ फ्यूचर्स को देखिए तो आपको सही पिक्चर मिलेगी। अगर हम क्रूड की बात करें तो क्रूड में हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी नरमी है। $85 के आसपास के हालांकि भाव है, तो क्रूड का आज ज़्यादा वो ट्रिगर होगा नहीं। लेकिन निश्चित तौर पर जो अमेरिकी बाजारों की तेज़ी कहीं ना कहीं कैप्ड हुई है, उसके पीछे बड़ी वजह यह है कि बॉन्ड यील्ड में हमने थोड़ा सा फिर से स्पाइक देखा है, हल्का सा ही सही, लेकिन 4.64 के आसपास बॉन्ड यील्ड इस वक्त है 10 ईयर। अगर हम यूएस की बात करें तो इस हफ्ते की अगर बात करें तो यूएस फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल के 2 भाषण भी है, बड़े अहम होंगे। नजर होगी उस पर कि दिसंबर के लिए क्या ट्रिगर्स निकल के आते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम कहें, थोड़े से आज कॉशियस आज अप्रोच रखनी चाहिए, क्योंकि अमेरिकी फ्यूचर्स नरम है और एशिया में कमजोरी काफी ज्यादा है। गिफ्ट निफ्टी में उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी कमजोर इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं पूरे के पूरे ग्लोबल बाजार। लेकिन अब जरा डोमेस्टिक मार्केट के लिए सेटअप किस तरह से है वायदा बाजार से, इसको समझते हैं। डिम्पी के पास चलेंगे। डिम्पी बताइए, कल से आपको क्या संकेत मिल रहे हैं? 19,400 को क्रॉस करके निफ्टी कल क्लोजिंग दी है, अच्छी क्लोजिंग। आज संकेत कैसे हैं? देखिए अभिषेक, हमने कल भी बात आपके सामने रखी थी, आज हम फिर से रख देते हैं कि शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट लिव्ड होती है। दूसरा, आपने जो तेज़ी दिखाई ग्लोबल मार्केट्स की हेल्प से दिखाई। अभी प्रियंका एफआईज के नंबर बता रही थी कि लॉन्ग पोजीशंस कितने हैं, वो 17% है, 17.5 इनफैक्ट मैं बोलूँगा। तो 13 से 17.5 में देखा जाए तो एफआईज का रोल को आप ज़्यादा क्रेडिट नहीं दे सकते। तो फिर क्रेडिट किसको देंगे? क्या अर्निंग्स को देंगे? अर्निंग्स का तो कोई इम्पैक्ट नहीं है। आप एक भी अर्निंग ऐसी नहीं जानते जिसकी अर्निंग से बाजार चला हो, तो अर्निंग्स का भी इम्पैक्ट नहीं है। फिर क्या ग्लोबल मार्केट्स है? यस, ग्लोबल मार्केट्स है। क्या वो मैक्रो इवेंट्स है? यस, वो मैक्रो इवेंट्स है। तो अब अभी आप उसको ही क्लोजली वॉच कीजिए। जैसा वो ट्रेड करेंगे, आप इतने बुरी तरह से कपल्ड है उनके साथ कि जैसे वो बिहेव करेंगे वैसे ही आप बिहेव करेंगे।
आपके पास अच्छी चीज़ यही है कि आप मार्केट गैप के साथ बार बार जो आप खोल रहे हैं उस गैप को मेंटेन रखा हुआ है। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि जिस दिन हमने गैप के साथ ओपनिंग की और उसके हमने गैप के पॉइंट्स के नीचे क्लोजिंग की हो। ये बहुत अच्छा साइन होता है और टिपिकली शॉर्ट कवरिंग का साइन होता है। शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट लिव्ड होती है, ये बात अच्छे से आप जानते हैं। मैं जब अपनी बात बोल रहा हूँ उसके साथ साथ ना फ्यूचर्स का डाटा भी मेरा साथ में आप चला दीजिए, ताकि F&O और जो डोमेस्टिक मार्केट वाला कॉम्बिनेशन है वो एक साथ आपके साथ आ जाए। अब मैं जरा F&O के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसके साथ ये सारे पॉइंट्स जोड़ देता हूँ। आपने 19,200 का एक रेजिस्टेंस था गैप के साथ पार किया, 19,400 को सामने स्क्रीन के पार किया, दोनों के ऊपर क्लोजिंग दी हुई है। मार्केट के पास फ्यूल जितना था चलने के लिए वो ऑलमोस्ट उतना फ्यूल्स का इस्तेमाल कर चुका है, क्योंकि अब कल वीकली एक्सपायरी होगी बैंक निफ्टी की और उसके बाद निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होगी। ठीक उससे पहले शॉर्ट कवरिंग बैक टू बैक फिर से आपको आती हुई दिखी है। ये जो आप देख पा रहे हैं -1.8%, ये उसी शॉर्ट कवरिंग की वजह से ही बाजार ने 400 के ऊपर आके क्लोजिंग की है। लीडरशिप की जहाँ तक बात है, यस थोड़ा लीडरशिप की हमको और रिक्वायरमेंट है। हमको अच्छी लीडरशिप यानी कि अच्छे बड़े स्टॉक्स चाहिए जिनकी वेटेज हो मार्केट के अंदर। नहीं तो बाजार क्या करेगा, सिर्फ ग्लोबल मार्केट्स के बेसिस पर ही ऊपर और नीचे करेगा और आपको गैप अप और गैप डाउन दोनों दे सकता है। ऐसा नहीं कि गैप डाउन के चांसेस नहीं है, वो भी होंगे, वो भी हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट, अभी आप सब चीज़ें मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। क्या स्टॉप लॉस होगा आपका ट्रेलिंग का? 19,200, उसके बाद 19,000। जिनके पास बड़े स्विंग लेने की आदत है वो 19,000 रखें और जिनको शॉर्ट ट्रेड करना है वो अपना 19,000 का स्टॉप लॉस को बढ़ा के 19,200 कर लो। कम से कम आप 200-250 पॉइंट आप कमा के निकल रहे हो इस शॉर्ट कवरिंग से भी, निफ्टी के अंदर भी। दूसरा पॉइंट आता है बैंक निफ्टी के अंदर। अगर आप बैंक निफ्टी के ट्रेडर्स हो, टिपिकली वहाँ पे ट्रेड करते आए, तो शॉर्ट कवरिंग के साथ साथ कुछ खरीदारी वहाँ पे सेशन में वापस होती हुई दिखी है। मैं इन दोनों नंबर्स में एक चीज़ आपको ज़रूर नोटिस कराऊंगा, खासकर बैंक निफ्टी के पॉइंट में। बैंक निफ्टी का जो ओपन इंटरेस्ट है वो 1.63 लाख करोड़ का है, 1.63 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का है। इसका मतलब यह है कि बाजार के पास फ्यूल काफ़ी है चलने के लिए। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये गिरने और चलने के लिए फ्यूल काफ़ी है मार्केट के पास, बस मार्केट को ट्रिगर चाहिए। शॉर्ट कवरिंग से आप बहुत बड़ी तेजी और नहीं दिखा सकते आप। तो आज का दिन कैसा रहेगा? आज का दिन कंसोलिडेशन का रह सकता है। आज सपोर्ट भी नहीं टूटेंगे तो रेजिस्टेंस भी नहीं टूटेंगे। आज हो सकता है आप थोड़ा बोर भी हो जाए मार्केट में काम करते करते समय। तो इसलिए आज अगर इंडेक्स छोड़कर स्टॉक्स में काम करेंगे ना तो आपका ज़्यादा फायदा होगा। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी हमने आपके लिए रख दिया। अब आप देख रहे होंगे हमने रेजिस्टेंस के तौर पर पहली बार 44,000 रखा काफ़ी दिनों के बाद। मार्केट 44,000 की एक अटेम्प्ट ले सकता है, लेकिन ठीक उससे पहले उसको 43,300 43,000 को अच्छे से बचाए रखना होगा और एक लेवल को और पार करना होगा जिसको कहते हैं 43,800। हमने कल भी इसके बारे में जिक्र किया था आपको। कुल मिला के आज के लिए सेशन डल सेशन होगा। ऑप्शंस वाले कृपा करके दूर रहें आज ऑप्शन से। अगर आती है तो चर्निंग का फायदा उठाइएगा। और दूसरा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बड़े क्लोजली वॉच कीजिए। छोटे छोटे प्रॉफिट्स 50-60 पॉइंट अगर हम निफ्टी में कमा सकते हैं, 100-150 पॉइंट बैंक निफ्टी में कमा सकते हैं तो ठीक है। नहीं तो यह इंडाइसिस का, आज का दिन इंडाइसिस का नहीं है। हो सकता है आपको कल और परसों मिल जाए, बट आज कंसोलिडेशन का दिन हो सकता है। 3 दिन की शॉर्ट कवरिंग को बाजार थोड़ा डाइजेस्ट करेगा, ऊपर से थोड़ा हाथ बदला भी होगा, तो इसलिए आज का दिन इंडाइसिस की एक रेंज का है। तो अभिषेक, मैंने आपको डोमेस्टिक और साथ ही F&O का पॉइंट को क्लब करके इस सारे पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं। ठीक है, तो इंडाइसिस में आज ट्रेड करने का दिन नहीं है। हालांकि 3 दिन में 425 अंकों की तेजी एक तरफा आ चुकी है, उसके चलते भी थोड़ा सा कॉशन होना चाहिए। लेकिन डिब्बी, आप बात कर रहे थे कि स्टॉक स्पेसिफिक आज बाजार में जाना ठीक रहेगा, तो आपका कन्विक्शन कहां पर है? 2 शेयर जो रोज आप बताते हैं, आज लिस्ट में क्या है? ठीक है, मैं वो दोनों शेयर्स भी बता देता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक जरा पीसीआर मेरे से छूट गया बताना, वो मैं आपको और नोटिस करा देता हूँ। पुट कॉल रेशो जो इस समय है ना, वो करीब करीब 1 के ऊपर आ चुकी है। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि बाजार अभी भी सस्ता है। बॉस, बाजार सस्ता नहीं है, बाजार फेयर वैल्यूड है। ये 1 के ऊपर आने पे फेयर वैल्यूड ही होता है। आप देख पा रहे हो कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का जो मौजूदा पीसीआर है, पुट कॉल रेशो, वो 1.14 1.10 है। इसके मतलब आप बाजार को हल्का और लाइट और सस्ता ना मानिएगा। कोई भी अगर गलतफहमी ये पाल के बैठा है तो कम से कम इस डाटा के बेसिस पे इसको सस्ता नहीं बोला जा सकता। अब आपने अभिषेक 2 शेयर्स की बात बोली है। देखिए, मैं अपने शेयर्स में थोड़ा डिफेंसिव रखूंगा और आज एक शेयर को शॉर्ट भी रखूंगा। पहला मैं आपको एक डिफेंसिव शेयर बताता हूं जिसको थोड़ा आप रखेंगे तो नवंबर सीरीज में अच्छा प्रॉफिट आ सकता है। उस शेयर का नाम है पिरामल एंटरप्राइजेस। काफ़ी दिनों बाद आप मेरे मुंह से नाम सुन रहे होंगे, काफ़ी सारे लोग इसको अभी नोटिस कर रहे होंगे। अब आने वाले दिनों में जरूर नोटिस होगा। आप देख रहे हैं कि चैनल के अंदर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग था। आप जब पूरी एक लेयर देख पा रहे हैं ना, एक गिरते हुए क्रम की थी, गैप हुआ, गैप के बाद वो कभी फिल नहीं हुआ।
अब ये 200 दिनों की बार बार अच्छे से सपोर्ट ले रहा है। ये जो रेड कलर की लाइन बीच में से क्रॉस कर रही है, दैट इज़ 200 DMA। तो ये एक अच्छे से सपोर्ट ले रहा है और मेरे को ऐसा लगता है इसमें डिफेंसिव और एग्रेसिव दोनों का कॉम्बिनेशन है। डाउनवर्ड स्लोपिंग का नेकेट है, यानी कि बाहर निकला हुआ है इससे, और सपोर्ट ले रहा है, तो अच्छा साइन है। पिरामिल एंटरप्राइज का मैं फिर से बोलूँगा, एक दिन में चलने वाला शेयर नहीं है। आप इसको 4-5 दिन रखिए, 8 दिन रखिए, 10 दिन रखिए। और हमने कई ऐसे शेयर्स आपके सामने बताए, हम लिस्ट भी दे सकते हैं कि जहाँ पर आपको अच्छा प्रॉफिट हुआ अगर आपने उस स्टॉक रखा है तो। दूसरा शेयर जो मेरी लिस्ट के अंदर है वो है हेवल्स का, बट वो शॉर्ट है। हेवल्स को आप बेच सकते हैं। हेवल्स जस्ट इसका रिवर्स है, ये 200 दिनों की एवरेज ले रहा है, ये 200 दिनों को ब्रेक कर चुका है। अब इसके लिए 200 दिन जब तक नहीं आता, ठीक नहीं होता, ये वापस एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक का शेयर नहीं बनेगा, ये बार बार सेल ऑन राइज वाला शेयर बन जाएगा। ये कहते समय मेरे को थोड़ा डर भी लग रहा है कि फेस्टिवल सीजन है, सबसे बेहतरीन सीजन इनका निकलता है हेवल्स का, लेकिन करें क्या, जो प्राइस और डाटा दिखा रहा है वही हम आपके सामने रख रहे हैं। दूसरी बात, इसमें आप कम से कम 60 से 62 रुपये कमा सकते हैं, बस इससे ज़्यादा की गुंजाइश अभी आपको नहीं देगा। 1300 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा, फिर भी अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ के आप इसमें काम कीजिएगा। इसके अंदर जो मोमेंटम है वो गुम हो चुका है। तो आज हमने दोनों शेयर्स आपको टिपिकली इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं कि कहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा है और कहाँ पे स्ट्रेंथ वीक है, और उसका बेस रखा 200 डीमा। तो 200 दिनों के ऊपर पिरामिल, 200 दिनों के नीचे हेवल्स, प्लस माइनस आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। तो ये आज के 2 शेयर हो गए। तो काफी डिटेल में इंडेक्स का सेटअप, बैंक निफ्टी और साथ ही 2 स्टॉक्स हमने समझ लिया। अब हमारे पैनल पर जो एक्सपर्ट्स हैं वो आज क्या ट्रेडिंग रेंज आइडेंटिफाई करके स्ट्रैटेजी दे रहे हैं, स्टॉक्स क्या दे रहे हैं, इस पर बात करते हैं। वैशाली पारेख, कपिल शाह और किरण जानी, ये तीनों हमारे साथ बने हुए हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। किरण से स्टार्ट करते हैं, कपिल से स्टार्ट करते हैं, सॉरी कपिल, बताएं आज सारा सेटअप हमने जो समझा इंडेक्स का, उसमें आप आज पिक कैसे करेंगे ट्रेड? अगर फ्लैट खुलता है बाजार तो क्या खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए? गुड मॉर्निंग टू ऑल। यस, बेसिकली मार्केट, अभी का जो मार्केट देखते हैं तो एक आपका एक इंटरनल फैक्टर होता है, दूसरा एक आपका एक्सटर्नल फैक्टर होता है। तो मार्केट के इंटरनल फैक्टर को अभी हम देख रहे हैं तो इतना कोई स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन नहीं है। मींस लेट्स से कि जो मार्केट अभी के 3 से 4 दिनों में मार्केट इतना बढ़ा हुआ है तो वहां पे कोई एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप या फिर कोई हैवी वेटेड काउंटर चला है, वैसा नहीं है। इट इज बेस्ड ऑन द शॉर्ट कवरिंग। और अभी का जो मार्केट है, इट इज इन काइंड ऑफ द मैक्रो लिंक। जिस हिसाब से यूएस मार्केट्स में, इक्विटी मार्केट में, बॉन्ड्स मार्केट में जिस तरह से डेवलपमेंट हुई है, क्रूड ऑयल थोड़ा कूल ऑफ हुआ है, तो इसकी वजह से मार्केट में अपसाइड मोमेंटम आया हुआ है। मार्केट एक अच्छे पॉजिटिव मोमेंटम में तो है, लेकिन 19,400 एक माइल्ड रेजिस्टेंस लेवल है, लेकिन अल्टीमेट रेजिस्टेंस इसका 19,500 का बनता है। तो मार्केट इंटरनली वीक है, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर से अभी मार्केट में अच्छा सा एक मोमेंटम चल रहा है। तो मार्केट का मैं यहाँ पे नेक्स्ट बेस जो रेजिस्टेंस देख रहा हूँ वो 19,500 के यहाँ पे आता है, और वेरी शॉर्ट टर्म, क्योंकि अभी तक कोई रिवर्सल साइन मुझे देखने नहीं मिला है, तो अंडरलाइंग टोन में मार्केट का पॉजिटिव रखता हूँ विद अ वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एट 19,300, जो कि कल के दिन का लो बना था। 2 बार मार्केट ने टेस्ट करके ऊपर में मूव किया हुआ था। तो मार्केट का ये ब्रॉडर एक असेसमेंट है। और स्टॉक स्पेसिफिक मैं अगर यहाँ पे बात करता हूँ तो स्मॉल कैप स्टॉक्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, और विद इन द स्मॉल कैप ऑल्सो स्मॉल कैप 50 जो है वहां पे हमें अच्छी खासी एक बढ़ोतरी देखने मिली है। तो मेरा एक पहला पिक स्मॉल कैप से ही रहेगा, दैट इज बीकाजी। बीकाजी एक राउंडिंग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया हुआ है, रिटेस्ट किया हुआ है, और वहां से हमें एक अपसाइड मोमेंटम देखने मिला हुआ है। तो 498 का लेवल है अभी, तो यहाँ से बाय बनता है, 490 का स्टॉप लॉस है, और 520 का हमारा टारगेट देखने मिलेगा। तो ये काफी शॉर्ट टर्म कॉल है। दूसरा जो मेरा पिक रहेगा वो थोड़ा सा डिफेंसिव होगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफी अच्छा चल चुका है, और नॉर्मली हमने देखा है कि मार्केट जब ये एक्सटेंड हो जाता है, जो बैक सीट पे जो स्टॉक्स होते हैं या बैक सीट पे जो सेक्टर्स होते हैं, लाइक फार्मा, जो एक डिफेंसिव प्ले करते हैं, तो यहाँ पे मुझे अल्केम करके स्टॉक आइडेंटिफाई करता हूँ। अल्केम की लिस्टिंग 2016 से हुई थी। 2016 से लेकर 2023 तक इस स्टॉक में 6 से 7 बड़े बड़े करेक्शन आए हैं। एवरी करेक्शन वाज 30 से 35% की रेंज में था। तो फिलहाल का भी जो करेक्शन आया था वो भी 30 से 35% का करेक्शन आ गया है। स्टॉक ने काफी वीक का यहाँ पे बेस बनाया हुआ है, और हमें यहाँ पे ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे भी मेरा एक बाय का व्यू रहेगा 3,830 के लेवल से 3,750 का स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर में 4,050 का अपसाइड पोटेंशियल हमें देखने मिल सकती है। जी, अल्केम लैब्स हैं 4,050 के टारगेट, और दूसरा शेयर जो है कपिल का वो है बीकाजी फूड्स का। कल नतीजे आए थे कल के सत्र के आखिरी घंटे में, और
मुनाफे में बढ़िया जंप देखा था और मार्जिन भी कंपनी ने इंप्रूव किए थे। 520 के टारगेट हैं कपिल की तरफ से। 499 रुपए पर कल ये शेयर बंद हुआ और एक तरफा करीब 50 रुपए की तेजी हमने शेयर में देखी है। तो ये 2 शेयर कपिल की तरफ से। किरण, गुड मॉर्निंग। आपके लिस्ट में कौन से शेयर हैं आज? हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल अगर हम मार्केट में देखें तो जो स्मॉल कैप और मिड कैप काउंटर है वो कंटिन्यू परफॉर्मेंस दे रहे हैं और साथ ही साथ प्रीवियसली हमने देखा था कि जो शेयर्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने प्रीवियस ब्रेकआउट के आसपास वापस अपने बुलिश रेंज के अंदर आ रहे हैं। तो हमारी तरफ से 2 शेयर है। पहला रहेगा एबीबी का अगर हम चार्ट देखें तो डेली चार्ट के ऊपर क्लियर कट फॉलिंग चैनल और फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ आप देखोगे तो स्टॉक काफी दिनों से अपनी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा था। अब कहीं ना कहीं 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है और कल हमने देखा विद वॉल्यूम उसने 50 डेज मूविंग एवरेज को भी रीटेस्ट किया है। और जिस तरह से इंट्राडे चार्ट्स हम देख रहे हैं तो वहां पे भी एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न हमें एबीबी के ऊपर देखने को मिल रहा है। सो कहीं ना कहीं एबीबी हम लॉन्ग कर सकते हैं। 4200 के आसपास की क्लोजिंग जी हम लॉन्ग करके जाएंगे। 4260 तक के हमारे टारगेट रहेंगे और 4180 एज अ स्टॉप लॉस हम एबीबी में मेंटेन करेंगे। दूसरा जो स्टॉक है वो एनबीएफसी बेस से कैनफिन होम अगर आप देखोगे तो काफी अरसे से एक रेंज के अंदर चल रहा था। ऊपर में आप देखोगे तो 770 का उसका रेजिस्टेंस था, नीचे में आप देखोगे तो 750 760 का उसका सपोर्ट था। तो ये 10 से 20 रुपए की रेंज में काफी टाइम से ये कंसोलिडेट हो रहा है। लास्ट 2 दिन से देख रहे हैं कि कंटिन्यूअसली स्टॉक 770 के ऊपर क्लोज दे रहा है। साथ ही साथ उसको सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस का क्लस्टर रेजिस्टेंस था उसके ऊपर भी कंफर्टेबली क्लोज दे दिया है। इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर यहाँ पे भी एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न हम देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कैनफिन होम भी तैयार हो रहा है यहाँ से एक अच्छी रैली देने के लिए। तो कैनफिन होम 775 के आसपास की क्लोजिंग थी हम लॉन्ग करके जाएंगे। 799 का हमारा टारगेट रहेगा एंड 764 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। तो एबीबी एंड कैनफिन होम आज के लिए हमारे 2 बाय कॉल रहेंगे। तरफ से एबीबी है और कैनफिन होम्स में से एबीबी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप देखेंगे ये ना केवल कल ठीक था बल्कि परसों भी ठीक था। किरण, कल हम इसको शेयर को लेना चाहते थे बट किसी वजह से हमने इसके वॉल्यूम को चेक करके हमने इसको नहीं लिया, लेकिन कल का क्लोजिंग भी इसकी ठीक मिली। आज आप इसको नोटिस करवा रहे हैं, अच्छा पॉइंट है ये। 4260 आपका टारगेट है, 4180 का स्टॉप लॉस है। कैनफिन होम्स थोड़ा रुका हुआ शेयर है बट उम्मीद करते हैं कि आपके बोलने के बाद थोड़ा ये चलने लग जाएगा। वैशाली पारिक और आयुष मेहता भी इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आयुष तो शादी के बाद आज पहली बार लगता है हमारे साथ शो कर रहे हैं। आयुष ठीक है ना? थैंक यू, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। काफी अच्छी फीलिंग है। मैंने एक बार पहले किया था तब आपसे नहीं मिल पाया था, आपकी बर्थडे का था वो, बट आप नहीं थे उस टाइम पे। चले कोई बात नहीं, तो आज हम एक्सचेंजेस कर लेंगे अपनी विशेस और ये ऑफलाइन करेंगे। लेकिन इसमें वैशाली पारिक भी हमारे साथ है, उनसे ज़रा उनकी ट्रेडिंग कॉल्स पता कर लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं आयुष और आपके ज़रा ट्रेडिंग कॉल्स भी लेते हैं। वैशाली गुड मॉर्निंग, आपके आज की ट्रेडिंग कॉल्स। सो आज के लिए मैंने चूज किया है एक तो आरआर केबल बिकॉज कल से हम देख रहे हैं दैट थोड़ा वॉल्यूम पिकअप हो रहा है, थोड़ी स्ट्रेंथ दिख रही है। सो 1402 पे मैं रेकमेंड कर रही हूँ विद स्टॉप लॉस ऑफ 1360 और ट्रेडिंग टारगेट रहेंगे 1450 टू 1480। दूसरा स्टॉक जो मैंने चूज किया है कि हम देख रहे हैं दैट मेटल पैक में बाउंस बैक आ रहा है। सो हिंडाल्को हैज टेकन द लीड। सो हिंडाल्को में भी मेरा व्यू बुलिश ही है बट फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी मुझे अभी स्टील अथॉरिटी में लग रही है। सो ये स्टॉक मैं रेकमेंड करूंगी फॉर अ टारगेट ऑफ 90 टू 92 लेवल एंड स्टॉप लॉस इज 80। राइट, तो मेटल स्पेस से आपने दोनों स्टॉक्स लिए हैं। कल मेटल स्टॉक्स में एक अच्छा सर्ज भी था, डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है और ठीक है, ये 2 स्टॉक्स वैशाली की तरफ से। आयुष से भी समझ लेते हैं। आयुष मॉर्निंग एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। बताएं आज आपके ट्रेडिंग आइडियाज क्या होंगे? थैंक यू, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे यहाँ से 2 बाय कॉल होंगे। फर्स्ट होगा मेरा टाटा केमिकल्स पे। अगर हम टाटा केमिकल्स की डेली चार्ट की बात करें तो स्टॉक ने बहुत ही अच्छा अपना इनसाइड कैंडल का स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। मंथली चार्ट में बात करें तो अपने स्टॉक से सपोर्ट ने एक रिवर्सल पॉइंट देखा है, प्लस इंट्राडे में इसने क्लस्टर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया है। तो टाटा केमिकल को मुझे लगता है यहाँ से मैं बाय करना चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 1010। यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस बन के आएगा सपोर्ट पॉइंट का वो 954 का होगा। सेकंड स्टॉक होगा मेरा डालमिया भारत। डालमिया भारत में इंटरेस्टिंग डेटा ये बन के आ रहा है, इसने अपने एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया है और वहां से उसने उसको रीटेस्ट करके वापस रिवर्सल दिखाया है, प्लस अपने 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके स्टॉक ने ऊपर की तरफ मूव किया है और एक आरएसआई में पॉजिटिव क्रॉसओवर हमें देखने मिला है। तो हमें डालमिया भारत को यहाँ से बाय करना चाहिए फॉर टारगेट ऑफ 20 to 40। यहाँ पे जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो 2040 का होगा। राइट, डालमिया भारत, यहाँ नंबर्स भी आए थे और सारे सीमेंट पैक के नंबर्स अब तक जो रिपोर्ट हुए हैं अच्छे हुए हैं और इस पैक में आपको तेजी दी रही है। 2240 का डालमिया भारत पर आयुष की रिकमेंडेशन है। एक बार सारी ही रिकमेंडेशन हमारे एक्सपर्ट्स के एक करके ले आते हैं कि और कौन कौन सी रिकमेंडेशन है। कपिल की भी समझ लेते हैं। कपिल ने बिकाजी फूड्स कल और साथ ही एल्कम लैब फार्मा स्टॉक्स चूज किए हैं।
किरण ने जो चूज किए हैं उसमें एबीबी है और साथ ही दूसरा है कैन फिन होम्स, और वैशाली ने दोनों स्टॉक जो है वो मेटल पैक से चूज किए हैं। और आरआर काबिल, वैशाली के आरआर काबिल और साथ ही सेल और एक हिंडाल्को भी उन्होंने शेयर किया था। तो ये सारे के सारे रिकमेंडेशंस हमारे एक्सपर्ट्स की आपके सामने आ गई हैं। अब हमारे रिसर्च टीम को लेकर आते हैं और उनसे समझते हैं आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज। कल मार्केट आवर्स के बाद कौन सी बड़ी अर्निंग्स आई थी, और साथ ही वमाक्षी हमें बताएंगी आज की बड़ी ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट्स। पहले शरद से समझते हैं, आज पहले बड़ी अर्निंग्स बताएं शरद, फिर स्टॉक्स न्यूज भी बताएं। जी बिल्कुल, अर्निंग्स में फोकस करें तो नायका की अर्निंग्स देखें तो लार्जली गुड सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। 25% का जो ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू का भी एक अच्छा ग्रोथ देखने मिला। और कमेंट्री की बात करें तो Q3 में जो है एक इंप्रूवमेंट देखने मिल सकती है, क्योंकि फेस्टिव सीजन जो है वहाँ पे पुश हो गया है। इमामी के ओवरऑल नंबर्स बात करें तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, एनालिस्ट एस्टिमेट से बेटर हैं। इंडो काउंट के भी जो है नतीजे में स्ट्रेंथ देखने मिली है। नेट प्रॉफिट में ऑलमोस्ट 71% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने मिला है। मन इंफ्रा के जो है थोड़ी सी वीक नंबर्स देखने मिली हैं, जहाँ पे एबिडा आंकड़े जो है लगभग 31% का डी ग्रोथ दिए हैं। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। हालांकि अगर उनके नंबर्स की बात करें, इंटरनल नंबर्स की, तो मार्जिन्स में और एबिडा कामकाजी मुनाफे में दोनों में जो है एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिली है। फ्यूशन माइक्रो फाइनेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो है बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिली है और एसेट क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट आया है। आरआर काबिल की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। लगभग एबिडा में भी 88% का उछाल देखने मिला है। तो अर्निंग्स में ओवरऑल जो है इंपॉर्टेंट अर्निंग्स में जो है कुछ इंपॉर्टेंट गुड अर्निंग्स जहाँ पे स्टॉक मूव कर सकते हैं, तो उन अर्निंग्स को हमने हाईलाइट किया है अभी। अर्निंग्स को हाईलाइट कर दिया, गुड सेट ऑफ नंबर्स, इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स। अब दूसरे स्टॉक्स भी बताएं जहां एक न्यूज का इंपैक्ट है। शायद काफी सारा एक्शन प्राइमरी मार्केट में इनफैक्ट बिल्कुल आईपीओ एक्शन भी है जो हमको जो है एड्रेस करना है। यहाँ पे 4 कंपनीज फोकस में रहने वाले हैं। होनासा कंज्यूमर यानी कि मामाअर्थ की जो आज इंपॉर्टेंट लिस्टिंग है, प्रीमियम लिस्टिंग एक्सपेक्टेड है और आईपीओ प्राइस 324 रुपीज़ पर शेयर का। इसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो आईपीओ है, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन जो है आज आखिरी दिन है, दूसरे दिन तक ऑलमोस्ट 9 गुना सब्सक्राइब हुआ है। आस्क ऑटोमोटिव की आईपीओ की जो है खुल रही है आज और प्राइस बैंड है 268 टू 282 रुपीज़ पर शेयर का। 834 करोड़ का जो है ये ओवरऑल आईपीओ साइज़ है और 250 करोड़ उन्होंने एंकर इन्वेस्टर से भी रेज़ किया है, जहाँ पे दिग्गज एफआईज जैसे कि मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स हैं। चौथा कंपनी प्रोटेन ईगॉफ टेक का दूसरा दिन है सब्सक्रिप्शन का, पहले दिन ही वो पूरी तरह कंप्लीट हो गया, 1.1 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। अगर हम बात करें खबरों वाले शेयर्स पे तो बजाज फाइनेंस ने QIP इशू लॉन्च किए हैं। यहाँ पे इसकी प्राइस जो है फ्लोर प्राइस 7,534 रुपीज़ रखा है। लगभग वो 8,800 करोड़ जो है रेज़ करने वाले हैं। लक्स इंडस्ट्रीज़ के लिए पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। यहाँ पे सेबी ने रिवोक कर दिया है जो इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला था, उसको जो है वो खारिज कर दिया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी गवर्नमेंट ने जो उनके रेस्पेक्टिव MDs की जो टेन्योर है उसकी एक्सटेंशन की अप्रूवल दे दी है, तो यहाँ पे भी माइल्ड पॉजिटिव देखने मिल सकता है। नॉन लाइफ इंश्योरेंस की जो अक्टूबर महीने के डेटा में जो है परफॉर्मेंस वाइज देखें तो स्टार हेल्थ प्रीमियम और न्यू इंडिया एश्योरेंस, इन दोनों के परफॉर्मेंस में स्ट्रेंथ देखने मिला। वहीं ICICI लोम्बार्ड में जो है एक टाइप से छोटी ग्रोथ देखने मिली है। थर्मेक्स कॉनकॉल में भी जो कहा गया है कि जो ऑर्डर इनफ्लो है सेकंड हाफ में जो है वहाँ पे स्ट्रेंथ देखने मिलेगा और एक बड़ा ऑर्डर 300 से 400 करोड़ का रिफाइनरी सेगमेंट में आ सकता है। पॉली मेडिक्योर इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ उन्होंने मार्जिन गाइडेंस बढ़ा दिया है। पहले 20% था, अब जो है 22% के रेंज पे आ गए हैं 22%, और इसमें जो है पॉजिटिव रिएक्शन स्टॉक में देखने मिल सकता है। KPR मिल्स में एक और पॉजिटिव टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अनाउंसमेंट आ रही है, जहाँ पे उन्होंने जो है अपनी फाइबर प्रोसेसिंग कैपेसिटी है उसको लगभग 48% बढ़ा दिया गया है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट 250 करोड़ की होने वाली है। भारत फौज की कॉनकॉल में इंपॉर्टेंट बात यह सामने आई है कि जो आउटलुक है कमर्शियल व्हीकल के भारत बिजनेस के लिए यहाँ पे एक अच्छी पॉजिटिव है, हालांकि फ्लैटिश है US में। इसके अलावा इंडियन बिजनेस की बात करें तो लगभग 25% की एबिडा की मार्जिन्स की मेंटेनेंस पे है। वरुण बेवरेजेस भी फोकस में रहेगा, यहाँ पे वो एक्सपैंड करेंगे 45% विद साल 2022 से लेकर विद साल 2024 तक के समर सीजन में, और आगे जाते हुए एबिडा मार्जिन का जो एक्सपेक्टेशंस है वो लगभग 21% का रहने वाला है। इसके अलावा डेटा पैटर्न्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि ग्रॉस और एबिडा मार्जिन है यहाँ पे एक साल दर साल एक इम्प्रूवमेंट FY24 में देखने मिल सकता है, और जो बड़े डिफेंस एक्विजिशंस ऑर्डर्स आ रहे हैं उससे भी बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज़ खुल सकते हैं। तो कॉल अपडेट्स में जो है ज़्यादा न्यूज़ फ्लो देखने मिल रहा है। शुक्रिया शरद। तो IPO मार्केट में काफ़ी हलचल है और कंपनीज की जो कॉन्फ्रेंस कॉल हुई है वहाँ से काफ़ी क्रूशियल अपडेट्स
आते हुए दिख रहे हैं। इन सब पे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स कौन से शेयरों पर है। वामाक्षी हमारे साथ हैं। वामाक्षी बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम दिविस लैब्स के साथ। जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इनफैक्ट हमने देखा था कि कल में स्टॉक में काफ़ी अच्छी रिकवरी भी नज़र आई थी, मगर जेफरीज का कहना है कि Q2 में कंपनी के नंबर्स अनुमान से कमज़ोर आए हैं। प्राइसिंग प्रेशर और बढ़ते ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के चलते मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन कंपनी ने रिपोर्ट किया है। की ग्रोथ ड्राइवर्स ज़रूर कंपनी ने हाईलाइट किए हैं, मगर इनका इम्पैक्ट सिर्फ सेकेंड हाफ ऑफ FY25 से नज़र आ सकता है। तो इन्हीं फैक्टर्स के चलते जेफरीज ने दिविस लैब्स पर अपनी रेटिंग को डाउनग्रेड कर होल्ड की राय दी है और अपना टारगेट प्राइस भी काफ़ी सिग्निफिकेंटली घटाकर 3,510 रुपीज़ प्रति शेयर पर कर दिया है। इसके अलावा भारत फोर्ज पर CLSA ने अपनी राय को डाउनग्रेड कर बिकवाली की राय दी है और जेफरीज ने अपनी अंडर परफॉर्म की राय दी है। स्टैंड अलोन अगर कंपनीज के नंबर्स अगर हम देखें तो काफ़ी मजबूत रहे हैं, मगर सब्सिडरीज का जो परफॉर्मेंस है कंपनी की तरफ से इनका प्रदर्शन काफ़ी वीक रहा है। नए वर्टिकल्स आगे चलते हुए हालांकि ग्रोथ ड्राइवर्स बन सकते हैं। स्ट्रक्चरल स्टोरी कंपनी की ज़रूर अच्छी है, मगर साइक्लिकल हेडविंड्स नज़र आ सकते हैं एक्सपोर्ट्स में और वैल्यूएशंस भी थोड़े से एक्सपेंसिव है, जिसके चलते ये रेटिंग्स आ रहे हैं भारत फोर्ज पर। इसके अलावा GSPL पर CLSA का कहना है कि ब्लेंडेड टैरिफ्स में काफ़ी अच्छा उछाल देखने मिला है, जिसके चलते कंपनी के नंबर्स अनुमान से बेहतर आए हैं। डिमांड अच्छी नज़र आ रही है पावर CGD से, मगर पेटकेम और रिफाइनरी की जो डिमांड है यहाँ पर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर नज़र आया है। स्टॉक की जो है वो वैल्यू जोन में है और इसी के चलते गुजरात गैस पर CLSA ने अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखकर अपना टारगेट प्राइस घटाकर 330 रुपीज़ प्रति शेयर पर कर दिया है। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा भी हमारे रेडार पर रहेगा। कंपनी के नतीजों के बाद नोम्यूरा का कहना है कि हेल्दी लोन ग्रोथ ज़रूर नज़र आई थी, मगर स्लिपेजेस थोड़े से एलिवेटेड नज़र आए हैं। मार्जिन्स मॉडरेट हो रहे हैं, मगर हायर फी इनकम के चलते प्रॉफिटेबिलिटी को अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। ओवरऑल उनके एक्सपेक्टेशंस है कि रिटर्न ऑन एसेट आगे चलते हुए मॉडरेट हो सकते हैं और इसी के चलते नोम्यूरा ने अपनी राय को डाउनग्रेड कर न्यूट्रल की राय दी है और टारगेट प्राइस घटाकर 215 रुपये प्रति शेयर पर कर दिया है। नायका भी रेडार पर रहेगा। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि फैशन बिजनेस में कंपनी प्रोग्रेस दिखा रही है, स्टडी ट्रेंड्स की उम्मीद की जा रही है और उनका जो B2C बिजनेस है यहाँ पर ग्रोथ और मार्जिन सस्टेन होते हुए नजर आ रहे हैं। कंपनी की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक है और इसी के चलते मॉर्गन स्टैनली ने नायका पर ओवरवेट की राय को बरकरार रखकर टारगेट प्राइस दिया है 173 रुपीज़ प्रति शेयर का। और आखिर में हम फोकस करेंगे वरुण बेवरेजेस पर। जेफरीज की तरफ से खरीदारी की राय आ रही है और CLSA की तरफ से आउट परफॉर्म की राय आ रही है और दोनों ही ब्रोकरेजेस ने अपनी टारगेट प्राइस को बढ़ाया है। वॉल्यूम ग्रोथ मिड टीन्स तक एक्सेलरेट होते हुए नजर आई है और इनफैक्ट मार्जिन्स ने भी पॉजिटिवली सरप्राइज किया है स्ट्रीट को। कंपनी अपनी कैपेसिटी को भी करीब 45% तक बढ़ा रही है, जो सिग्नल करता है कि मैनेजमेंट ग्रोथ को लेकर भी काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है। तो इसी के चलते वरुण बेवरेजेस भी हमारे रेडार पर। शुक्रिया वामाक्षी। तो वरुण बेवरेजेस अच्छी रिपोर्ट्स हैं CLSA की तरफ से भी और जेफरीज की तरफ से भी। 950 रुपये का शेयर है, लेकिन जो लक्ष्य हैं वो 100 रुपये 150 रुपये ऊपर के। पेप्सिको की बॉटलर है और 1.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास का इसका मार्केट कैप है। इस पर फोकस करेंगे। इक्का के साथ नंबर आए थे इनके सितंबर तिमाही के और अच्छे नतीजे आए थे। आय में 22% का उछाल, अगर हम कामकाजी मुनाफे की बात करें तो 32% का, और प्रॉफिट वैसे अगर आप देखेंगे तो 42% के आसपास प्रॉफिट बढ़ी है। तो नंबर ठीक ठाक है। 150 रुपये के आसपास का भाव है। कल शेयर को हमने चलते हुए देखा भी है और रिपोर्ट्स भी ठीक ठाक आई हैं। नायका को लेकर 173 रुपये तक के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली की ओर से ओवरवेट की रेटिंग बरकरार है। वैशाली जी, नायका आप किस तरह की चाल देख रही हैं? कल अच्छी तेजी हमने देखी नतीजों से पहले। तो नायका को देखे तो एक्चुअली काफी समय से कंसोलिडेट ही हो रहा है। ऐसी बहुत सारी कैंडल्स बनी है जिस गिव्स अस अ ट्रिगर दैट यस ये चल जाएगा, बट फिलहाल तो मैं कहूंगी कि कंसोलिडेशन रेंज में है। 135 के सपोर्ट के साथ 160 तक ये बाउंस आ सकता है। ओनली अबाउट 160 ट्रिगर्स के हाँ यहाँ पे थोड़ा और एक ट्रेंड बन सकता है टुवर्ड्स 175 180। नायका में तेजी की उम्मीद करके चल सकते हैं। अच्छे नतीजे इसको ड्राइव करेंगे। इमामी भी फोकस में रहेगा। नतीजे इसके भी आए थे, हालांकि हमने देखा है कि नतीजों से पहले ये भी शेयर चला हुआ है। 520 रुपये के आसपास का भाव है, लेकिन अगर हम नंबर्स की बात करें तो आय में 6.25% के आसपास का उछाल है। प्रॉफिट पर थोड़ा सा दबाव है। साल दर साल 3% के आसपास की नरमी हमने प्रॉफिट में देखी है। किरण जी, इमामी किस तरह का आपको चार्ट लग रहा है और आज के लिए क्या सलाह देंगे आप? इमामी का हम चार्ट देखेंगे तो राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था करंट लेवल पे, और उसके बाद हमने देखा था स्टॉक
ऊपर में 580 590 तक जाके आया था, वहां से एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, कहीं ना कहीं वहां से भी ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। तो नाउ दैट राउंडिंग बॉटम बिकम्स अ कप एंड हैंडल पैटर्न, और जिस तरह से स्टॉक अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर है और कल के क्लोजिंग के हिसाब से तो वो अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के भी ऊपर है, सो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग सेटअप है। अगर इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू है तो पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू किसी को लेना है तो इमामी लिमिटेड करंट मार्केट प्राइस से हम लॉन्ग करके जा सकते हैं। एक एग्रेसिव स्टॉप लॉस जो हमें रखना है वो 500 रुपए के नीचे आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और ऊपर में कहीं ना कहीं आप वापस 550 से 580 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले 15 से 20 दिन में। तो डेफिनेटली करंट मार्केट प्राइस से इमामी हम लॉन्ग करके जा सकते हैं 500 के स्टॉप लॉस के साथ। तो ये तो बात हुई इमामी पर। इमामी की इनफैक्ट मैनेजमेंट कमेंट्स भी आए जिसमें वो क्लियरली कह रहे हैं कि वो सिंगल डिजिट सेल्स ग्रोथ FY24 में, हाई सिंगल डिजिट सेल्स ग्रोथ FY24 पे एक्सपेक्ट करता है और मार्जिन में भी उनको अच्छा एक्सपेंशन दिख रहा है। एक और स्टॉक की बात करता है जो आज ब्रोकिंग हाउस के रडार पर भी है, वहां पर भी कमेंट्स आए, और वो है वरुण बेवरेजेस। बड़ा वेल्थ क्रिएटर ये स्टॉक रहा है और इसमें मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा कि वो अपनी कैपेसिटी को पिछले एक साल से अब जो कंपेयर करें तो बेस ईयर से लगभग 45% तक अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, और साथ ही बहुत कॉन्फिडेंट मार्जिन, अपने एबिटा मार्जिन की उन्होंने बात की जो 21% रहेगा। और यही सारी बातें दोनों बड़ी ब्रोकिंग फर्म्स ने माफ कीजिएगा चाहे CLSA हो चाहे जेफरीज हो, दोनों ने इस बात को कही है कि कहीं ना कहीं वैल्यूएशन बहुत ज्यादा स्ट्रेच्ड है, री रेटेड है, बट लेकिन सस्टेन होने चाहिए, और टारगेट प्राइस भी ऊपर की तरफ बढ़ाया। क्या वरुण बेवरेजेस पर इन दोनों ब्रोकिंग फर्म का पॉजिटिव नजरिया, टारगेट ऊपर करना, ये आज स्टॉक के लिए एक अच्छा इंपैक्ट के फॉर्म में निकल आ सकता है? क्या वैशाली वरुण बेवरेजेस को खरीदने की सलाह होगी आज? I would actually agree so because देखा जाए तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड इंटैक्ट है और फिलहाल एक 900 का सपोर्ट है। सो 900 के सपोर्ट के साथ जैसे कि वॉल्यूम भी कल बढ़ चुके हैं, आई थिंक ये दिस स्टॉक इज रेडी फॉर अ टारगेट ऑफ 1050। तो मेरा व्यू इसमें पॉजिटिव रहेगा। 1050 तक का टारगेट, और यही टारगेट्स दिए हैं। इनफैक्ट 1100 भी दिया है यहाँ पर वरुण बेवरेजेस पे टारगेट जेफरीज ने, लेकिन एक टेक्निकल टारगेट जो वैशाली को दिखता है नियर बाय वो 1050 तक का है। ठीक है, नायका की भी बात करते हैं। नायका के भी नंबर्स आए, नायका पर अभी हमने फिलहाल अभी बात ही की, लेकिन चलिए कुछ और दूसरे स्टॉक जो हमारे पास आज शरद बता के गए जिनमें अच्छे नंबर्स आए, उसमें एक इंडो काउंट का नंबर स्टॉक भी है। इंडो काउंट वो स्टॉक है जो टेक्सटाइल स्पेस में अच्छी खासी सर्च दिखा चुका एवर सिंस वेल्सपन के नंबर्स आए, और इनफैक्ट उससे भी पहले काफी चल चुका था। क्या ये नंबर्स का जितना भी इंपैक्ट है ये ऑलरेडी प्राइस में है आयुष? इंडो काउंट की अगर हम बात करें तो एक डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे इसने अराउंड 315 के आसपास का एक बेस बनाया है। मुझे लगता है ये स्टॉक में वापस अपसाइड का पोटेंशियल है, लेकिन इसमें जो माइनर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं वो है 100 DMA का जो 330 के आसपास का आता है। तो जैसे स्टॉक 330 के ऊपर के निकल के ट्रेड करता है, हमारा इसमें डबल बॉटम फॉर्मेशन भी कंफर्म हो जाएगा, तो हमें इसको बाय करना चाहिए। इसमें जो नेक्स्ट टारगेट बन के आएगा वो 337 का बन जाएगा, फॉलोड बाय 350 का, और इसमें जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो आपको वही 315 का रखना है। ओके, ठीक है। एक बजाज फाइनेंस पे भी ध्यान रखें, या ये QIP के ज़रिए कुछ फंड रेज कर रहे हैं करीब 8,500 करोड़ रुपए के आसपास का, और जो फ्लोर प्राइस रखा गया है यानी कि जो सेट प्राइस रखा गया है वो रखा गया है 7533, और ये शेयर ऑलमोस्ट उसके आसपास ही है। तो एक बार ज़रा बजाज फाइनेंस का सेटअप पता कर लेते हैं। आयुष शेयर आप देख के बताएंगे बजाज फाइनेंस? जी, बजाज फाइनेंस की बात करें तो इसने कभी कंसोलिडेशन फेज में है, तकरीबन 26 अक्टूबर से ही अभी तक एक अपने 100 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेकर चल रहा है जो है 7450 के आसपास का। बजाज फाइनेंस में डेफिनेटली हम एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं अबव 7600 के ऊपर, जो कि इसका 50 डे मूविंग एवरेज है, और यही 10 दिन में इसी में रेंज में चल रहा है। जैसे ही इसके ऊपर निकल के ट्रेड करेगा, इसमें जो फर्स्ट हमारा टारगेट बन के आएगा वो 7840 का है, फॉलोड बाय 8200। एक और चीज़ पता कर लेते हैं, थर्मेक्स की जो कॉन कॉल हुई है उसके कुछ एक पॉइंटर्स हमारी रिसर्च टीम ने दिए हैं, ये आपको स्टॉक्स इन न्यूज़ के अंदर मिलेगा। आप एक बार ज़रा स्क्रीन पे चलाइए। वो ये कह रहे हैं कि आप 300 से 400 करोड़ रुपए के रिफाइनरीज़ के ऑर्डर जो उनको सेकंड हाफ में यानी कि अगली छमाही में और मिल जाएंगे, करीब 400 करोड़ के ऑर्डर मान के चलते हैं, और वो कह रहे हैं कि उनकी पाइपलाइन भी ठीक है ऑर्डर्स की। थर्मेक्स ने ये बात बोली है अपनी कमेंट्री के अंदर। ठीक है, तो पता करते हैं। किरण ज़रा चेक करना थर्मेक्स।
अगर हम बात करें तो डेली चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो डबल टॉप पैटर्न जरूर बना है और स्टॉक साथ ही साथ आप देखोगे तो 50 डेज और 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। अर्लियर जो स्टॉक का ब्रेकआउट था वो 2600 के आसपास था, तो मेरे हिसाब से करंट मार्केट प्राइस पे थोड़ा वेटेड वॉच करना चाहिए। कल एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक्स पैटर्न भी बनी है, तो जब तक ये काउंटर 3000 के ऊपर अब नहीं निकलता है तब तक मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर ये 3000 के ऊपर नहीं जाता है तो चांसेस है ये फॉल कंटिन्यू रह सकता है और नीचे में आप 27-2600 तक आता हुआ देख सकते हैं, जहां पे इसकी 100 डेज मूविंग एवरेज है। तो करंट मार्केट प्राइस से मैं थोड़ा अवॉइड की सलाह दूंगा, या तो वेट एंड वॉच की सलाह दूंगा, या तो इसको 3000 क्रॉस करने दीजिए, या तो नीचे में 26-2700 के आसपास आप लॉन्ग करके जा सकते हैं थर्मैक्स। ठीक है, थर्मिक्स को लेकर ये भी एक और एक्सपर्ट हमारे जुड़ गए हैं, अभिषेक जैन। अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है टीनो स्वदेश पर। शुरुआत आपसे नतीजों के साथ ही करेंगे और नंबर्स आए थे फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस के काफ़ी स्ट्रॉन्ग। हालांकि कंपनी को लिस्ट हुए साल भर हुए, लेकिन लोगों ने अच्छे पैसे बनाए हैं। हालांकि पिछले 3-4 महीने से शेयर एक रेंज में है, लेकिन सितंबर तिमाही के जो नंबर्स आए वो अच्छे दिख रहे हैं। एनआईआई में 24% की ग्रोथ है, मुनाफे में 32% का, पीपीओपी यानी कि प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट वहाँ पर भी करीब करीब 29-30% के आसपास की ग्रोथ है। और एनपीए के फ्रंट पर भी, ग्रॉस एनपीए हो या फिर नेट एनपीए, हमें सुधार देखने को मिला है। क्या ये नतीजे यहाँ से फिर से ट्रिगर करेंगे एक तेजी के लिए शेयर को, अभिषेक? डेफिनेटली लगता तो यही है, बिकॉज नंबर्स अगर आप देखेंगे प्राइमा फेसी भी नंबर ठीक ठाक लग रहे हैं। बट इसके अलावा एक और चीज है, राइट नाउ अभी रूरल इकोनॉमी में डिमांड बोल रहे हैं कि काफी अच्छी है, तो क्रेडिट डिमांड जो है वो रूरल है, तो फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस डेफिनेटली एक कंपनी रहेगी, उसको बेनिफिट मिलना चाहिए। मेरे को लगता है कि ये कंपनी हो सकता है कि बिकॉज अभी स्टॉक ने, आई डोंट नो कि स्टॉक का क्या 50, आई थिंक इट्स ऑलरेडी सम करेक्शन होने हुआ था और उसके बाद नीचे आने के बाद थोड़ा वापस बढ़ा है। बट आई थिंक ये डेफिनेटली एक स्टॉक इन्वेस्टर्स फ्रेंडली है राइट नाउ, और ये अगर कोई भी वीकनेस आता है तो डेफिनेटली ये स्टॉक को लेना चाहिए। ठीक है, फ्यूजन माइक्रो को आप ले सकते हैं, बढ़िया आपको वहाँ पर मुनाफा मिल सकता है। ये राय है अभिषेक की। अभिषेक, आज ना होनासा कंज्यूमर की भी लिस्टिंग होने वाली है, मामाअर्थ की पेरेंट कंपनी है, और हमें तमाम कह सकते हैं कि थोड़ी सी कुछ नेगेटिव जो चर्चाएं थी, वैल्यूएशंस को लेकर सवाल थे, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल्स को लेकर के लगातार कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं दिखा रही कंपनी, और ओएफएस का बड़ा पोर्शन था, बावजूद उसके 8 गुना हमने सब्सक्रिप्शन देखा है होनासा कंज्यूमर में। आज आप लिस्टिंग को लेकर क्या उम्मीद कर रहे हैं, और मान लीजिए अगर लिस्टिंग पर गेन आते हैं तो आपकी सलाह क्या होगी? ये जो इन्वेस्टर्स हैं बेसिकली एक डिफरेंट क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स हैं, जो मैं अगर आप बोलूंगा आप ट्रेडिशनल इन्वेस्टर वैल्यूएशंस वगैरह देखेंगे तो ये स्टॉक डेफिनेटली मेरे रडार पे नेगेटिव ही रहेगा। बट लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे तो इसमें एक तो सबसे बड़ी बात है कि कुछ वन ऑफ्स थे जो इस साल नहीं रहेंगे। सेकेंड, ये जो सेगमेंट है इसमें दे आर गेनिंग मार्केट शेयर सब्सटेंशियली, तो एक जो लार्ज एमएनसी था जिसको लेके जो यहाँ पे कुछ क्वालिटी ग्लोबली वहाँ पे इशू आया है और उसके बाद से उसका थोड़ा परसेप्शन नेगेटिव हो गया, तो स्पेशली बेबी केयर सेगमेंट में इन्होंने अच्छा किया। इसके अलावा जो दूसरे प्रोडक्ट्स वगैरह भी है, जो अगर आप लास्ट कुछ सालों में देखेंगे तो इन्होंने काफी अच्छा मार्केट शेयर ग्रोथ किया है। मामा अर्थ ब्रांड जो इन्होंने आज आयुर्वेदिक और होम ब्रांड के रूप में जो इन्होंने किया है वो डेफिनेटली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है। बट ये उन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए जो वैल्यूएशंस को ना देखें और कॉन्सेप्ट पे प्ले करें, तो ये डेफिनेटली ग्रोथ स्टॉक्स के लिए डेफिनेटली ये लगता है राइट नाउ। बट स्टॉक वाइज मेरे को अगर आप मेरे से पूछेंगे तो इसमें नेगेटिव ज्यादा लगेंगे, बट आई वुड सी ये एक वो उन सेट ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए है जो ग्रोथ प्ले के लिए करते हैं और ग्रोथ के लिए एक प्रीमियम देने को तैयार है। ओके, तो इसमें नटशेल में अभिषेक रिटेल के लिए अभी सलाह क्या है? क्या लिस्ट होने के बाद जिनको आईपीओ में नहीं मिला वो अभी पार्टिसिपेट ना करें? मैम, अगर मेरा ये व्यू है कि अगर आप, बिकॉज जनरली ऐसा देखा गया है जहां पे स्टॉक्स का काफी ज्यादा नेगेटिव परसेप्शन रहता है, वो स्टॉक्स इन्वेस्टर्स को काफी पैसा कमा के देते हैं। तो आज जिस हिसाब से इंस्टीट्यूशन सपोर्ट मिला है इसको स्टॉक को राइट नाउ डिस्पाइट ऑल द नेगेटिव्स, तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें ऐसा कुछ नेगेटिव आना चाहिए राइट नाउ। एंड आई बिलीव कि अगर है तो आप ये स्टॉक को डेफिनेटली 325 के आसपास रहता है, तो जो इन्वेस्टर जो हाई रिस्क इन्वेस्टर्स हैं वो डेफिनेटली लिस्टिंग पे भी 340-350 लेवल पे भी सिर्फ हाई रिस्क इन्वेस्टर ले सकते हैं जो ग्रोथ इन स्टॉक में प्ले करना चाहते हैं।
के साथ कि सिर्फ हाई रिस्क जिनका एपेटाइट है वो इसमें इन्वेस्ट करें, इसे एक ग्रोथ स्टॉक के तौर पर भी देख रहे हैं अभिषेक, लेकिन थोड़ा कॉशियस होना होगा। जो अपना रिस्क एपेटाइट असेस कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, वो इसमें इन्वेस्ट करें। ठीक है, ये तो बात हुई होनासा की, लेकिन कुछ और जो नंबर्स कल आए उसमें से एक डिवीस लैब का नंबर था और इनफैक्ट कॉनकॉल के जो मैनेजमेंट की तरफ से जो कमेंट्स आए उसके बाद स्टॉक में अच्छा सर्ज भी दिखा। 5% की तेजी के साथ डिवीस लैब वन ऑफ द टॉप गेनर कल बंद हुआ। लेकिन आज जो ब्रोकिंग फर्म्स की रिपोर्ट आई है, चाहे वो बर्नस्टिन की हो चाहे वो जेफरीज की हो, दोनों ने रेवेन्यू और हायर ओपेक्स की बात की और कहीं ना कहीं उनके हिसाब से मिस रहा है नंबर्स में, और साथ ही हायर ओपेक्स कॉस्ट भी है और डाउनग्रेड किया और बड़ा टारगेट नीचे रख दिया है। सो ऐसे में लगभग 4000 से ऊपर का टारगेट पहले था, जिसे अब डाउनग्रेड करके नीचे 3500 तक के पास दिया है। हमारे पास ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट्स में भी इसके कुछ फ्लैशेस हम ला सकते हैं। तो क्या आज एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट वैशाली डिवीस लैब के स्टॉक पे आ सकता है? कल बाजार स्ट्रीट को हालांकि ऑन द फेस ऑफ इट जब फ्लैशेस आ रहे थे, क्योंकि एपीआई बिजनेस से समझ आ रहा था, ओवरसीज बिजनेस से रेवेन्यूज आ रहे थे, तो वहां पर एक पॉजिटिव रिएक्शन भी दिखा। क्या आज थोड़ा सा इस पर प्रेशर हो सकता है? So I would definitely agree so, because कल की जो कैंडल बनी है, right from 3200 to 35, 3300 through 35, so it was a very big candle. So I am very sure कि आज के लिए एक छोटा सा, I mean, it will be a lackluster day for Divi's Lab, और I don't think इसमें further on buying आएगा। थोड़ा हो सकता है ये लेवल्स पे कंसोलिडेट चंद दिनों के लिए हो सकता है। So I don't see stock going above yesterday's high. बात हो गई डिवीस लैब पर, थोड़ा सा इसको देखना होगा, आज शायद इस पर एक प्रेशर आ सकता है। लेकिन जहां वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, मैन इंफ्रा के नंबर्स थोड़े वीक हैं और इनफैक्ट वाई बेसिस आप देखें, हालांकि मार्जिन तो बड़ा है लेकिन प्रॉफिट इनका बहुत ज़्यादा नहीं आया, ऑलमोस्ट फ्लैट के पास ही है। सिर्फ 3% की ग्रोथ वाई देखने को मिली है। तो क्या मैन इंफ्रा और काफ़ी चला भी है ये स्टॉक, थोड़ा सा एक प्रेशर दिख सकता है क्या नंबर्स का? आप बताएं किरण। सो मैन इंफ्रा की अगर हम बात करें, स्टॉक अपने 50 डेज मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक राइजिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला है और स्टॉक अपने 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे भी ट्रेड कर रहा है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी वेट एंड वॉच का ही स्टांस रहेगा हमारा। नीचे में अगर 130 135 के आसपास मिलेगा तो हम इसमें डेफिनेटली लॉन्ग करने की सोच सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे 100 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी है। सो करंट मार्केट प्राइस से थोड़ा वेट एंड वॉच करें, जिनके पास है वो 130 के नीचे का स्टॉप लॉस रख के होल्ड करे और फ्रेश बाइंग के लिए 135 130 के लेवल तक का वेट कीजिए। ठीक है, अभिषेक और प्रियंका लगातार आपसे खबरों वाले शेयर्स, ब्रोकिंग हाउसेस के स्टॉक्स हैं वो पता कर रहे हैं। मैं कुछ एक ब्रेकआउट के शेयर्स और पता कर लेता हूं ताकि कंप्लीट हो जाए पूरा आपको अच्छे शेयर्स बताने का जो सिलसिला है। उसमें हमने वापस से देखा है जोमेटो के अंदर कल काफ़ी अच्छी क्लोजिंग हमको आती हुई दिखी है। नंबर्स भी ठीक थे, रिपोर्ट भी ठीक थी, क्लोजिंग भी ठीक थी। एक काम और पता करते हैं, कपिल जरा आप चेक करके बताएंगे जोमेटो मेरे को रखना है कम से कम अभी 1-1.5-2 महीना और, तो क्या लेवल्स आप एक्सपेक्ट करते हैं? 148 150 तक आ जाएगा? और अगर स्टॉप लॉस भी रखना हो तो वो भी बताइएगा फिर। उस टाइम पे स्टॉक ने काफी बड़ा कंसोलिडेशन पैच बनाया था 150 से लेके 123 तक का। उसके बाद में हमें भारी भरकम एक गिरावट देखने मिली थी। नीचे के लेवल पे अच्छा बेस बना के प्राइसेस ने ऑलमोस्ट 40 के लेवल से अभी स्टॉक 120 के लेवल के यहाँ पे आ गया है। ओवरऑल आउटलुक स्टॉक का पॉजिटिव है, बट मैं मानता हूं कि अगर 1/3 काइंड ऑफ पोर्टफोलियो बुक यहाँ पे कर सकते हैं तो करना चाहिए, क्योंकि पहले के बेस के यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ गया है। हालांकि प्राइस वाइज में कुछ स्ट्रक्चर नहीं है, तो एक माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग ही करना बेहतर रहेगा, क्योंकि ओवर एक्सटेंडेड हो गया है स्टॉक। एंड 123 के लेवल के ऊपर ये स्टॉक निकल जाता है, देन देयर इज अ वेरी ब्राइट चांस के स्टॉक का जो ऊपर के लेवल पे जो रेजिस्टेंस लेवल बनते हैं, एक तो 142 के लेवल के यहाँ पे और बाद में 151 के लेवल के यहाँ पे देखने मिलते हैं। तो फ्रॉम अ पोजिशनल पर्सपेक्टिव होल्ड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स थोड़ी सी क्वांटिटी यहाँ पे हल्का प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो स्टॉक का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में इमीडिएट सपोर्ट जो बना है अभी, वो कहाँ पे 112 के यहाँ पे बना है। तो 112 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे होल्ड करके बाकी की क्वांटिटी हम होल्ड कर सकते हैं। तो इस जोमेटो पे आपके रिकमेंडेशन और साथ ही आपको कपिल ने तरीका भी बता दिया कि आपको किस तरह से पोजीशनिंग अपने आप को करनी है अगर आप इस शेयर को प्लस कर रहे हैं तो, क्योंकि ये दिवाली वाला हफ्ता है और संडे को इस बार दिवाली है। तो ठीक उससे पहले आपको बसीन जी ने 2 शेयर बताए थे, एक तो दिव्यानी इंटरनेशनल कल और दूसरा कैनरा बैंक भी बताया है। आज भी उनके पास शेयर है जो कि दिवाली को और आपकी बेहतर कर देंगे। आइए करते हैं उनका स्वागत।
बसीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज फिर से समय देने के लिए। कल जब आप देवयानी बोल के गए और दूसरा आपने कैनरा बैंक बताया, तो शाम होते होते ना सर हमारे पास भी एक खबर आ गई कि इसके नंबर्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं देवयानी इंटरनेशनल के। तो हमने खबर गरम वाले सेगमेंट में भी आपका ही दिया हुआ शेयर को नोटिस करवाया दर्शकों को। आज इसके नंबर्स हैं। एक तो भसीन साहब मेरे को आज के आप अपने शेयर्स दिवाली वाले ज़रा पहले बताइएगा, फिर मैं थोड़ा कुछ और मोमेंटम या खबर वाले शेयर्स का आइडिया आपसे लूँगा। हाँ, गुड मॉर्निंग डिम्पी, आपको भी, अभिषेक को भी और प्रियंका को। पहले आपको अपडेट दे दूं, 90 रुपए में आपको खुल के कहा था आईओसी के नंबर्स बहुत स्ट्रांग आएंगे, ये आउट परफॉर्मर है। 10% की चाल आई है, जबकि इंडेक्स ने कुछ भी नहीं किया। देख लीजिए भाव 99 हो गया। दूसरा, 2 हफ्ते से कह रहा था स्पेशलिटी केमिकल्स हैव बॉटम्ड आउट, चाइना की वेट मत कीजिए, नंबर्स विल बी वेरी स्ट्रांग। एसआरएफ, दीपक नाइट्राइट और आरती, ये 3 मैंने सजेस्ट किए थे थोड़े लॉन्गर टर्म के लिए। कल में 6 और 10% बढ़ के आए हैं। तो दीपी जी, कई बारी हम थोड़ा से गलत होंगे क्योंकि मार्केट का माहौल है, लेकिन हमारी जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि अंडरलाइंग फंडामेंटल्स में आपको विश्वास करना है। शेयर बाजार में क्या कमाता है? होल्डिंग पावर और बैठना पड़ता है जब टाइम टफ हो। आप कल का एग्जांपल ले लीजिए, स्पेशलिटी केमिकल में क्या पुल बैक आया है। आज के दिवाली के टॉप पिक्स है AB कैपिटल। मैंने ये शेयर बहुत पहले 90, 100, 110, AB कैपिटल हैज गॉन अ सी चेंज। जो नया मैनेजमेंट आई है आईसीआईसीआई से, जो MD आई है, शी हैज टर्न्ड अराउंड दिस स्टॉक। देखिए, इट हैज 4 बिजनेसेस। NBFC में जहां उनकी बुक इज द हाईएस्ट एवर इन द रिकॉर्ड। सेकंड, हाउसिंग फाइनेंस। थर्ड, इट्स द AMC की होल्डिंग कंपनी है, और एसेट मैनेजमेंट में दे आर ग्रोइंग लीप्स एंड बाउंड्स। और फोर्थ, इंश्योरेंस, बोथ लाइफ एंड हेल्थ में दिस इज द होल्डिंग कंपनी। प्रॉफिट वाज 705 करोड़ दिस क्वार्टर अगेंस्ट 488। और आगे के लिए मुझे लगता है एज एन NBFC सबसे बढ़िया, इवन बेटर देन बजाज, दिस इज परफॉर्मिंग, और वैल्यूएशंस आर वेरी वेरी कंफर्टेबल। साथ में इट कम्स फ्रॉम द पेडिग्री हाउस ऑफ आदित्य बिरला, जहां मुझे कोई दो राय नहीं कि ये शेयर आपको 250 रुपए का भाव दिखा के जाएगा। तो दिवाली का टॉप पिक है AB कैपिटल। दूसरा दिवाली का पिक है AU बैंक। AU बैंक हैज अंडर परफॉर्म क्योंकि उन्होंने एक मर्जर अनाउंस किया विद अ स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। और मुझे लगता है मार्केट स्प्रेड में राजस्थान, वेस्ट ईस्ट में और महाराष्ट्र रीजन में दे आर स्प्रेडिंग वेरी वेरी फास्ट। और ये समय है NBFC स्ट्रोक स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स का। AU फाइनेंस की जो क्रेडिट ग्रोथ और रीच है वो बहुत स्ट्रांग है। तो 670 पे इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। 800 रुपए का टारगेट मुझे दिखता है इन AU बैंक। ठीक है, तो ये 2 शेयर A लीटर वाले AB कैपिटल 170 रुपए का भाव और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये अगर आपके पोर्टफोलियो को लंबी अवधि में अगर रोशन करना है, जगमग करना है, तो ये 2 काम करेंगे। लेकिन भसीन साहब, आज के पटाखे कौन से हैं? आज कहां पर धमाका होगा? तो देखिए अभिषेक, आपको मैंने पीछे भी कल परसों में प्रियंका को जिंदल स्टील दिया था एज अ ट्रेडिंग पिक 595, कल 626 बिका, 5% अप था। मुझे अभी भी लगता है मेटल्स में रैली शुरू हो रही है और आपको उनके रिजल्ट डिस्काउंट करने। तो टॉप पिक है वहां हिंदुस्तान कॉपर। हिंदुस्तान कॉपर के 10 तारीख को रिजल्ट है, रिजल्ट बहुत शानदार है। इट इज द 3rd लार्जेस्ट कॉपर माइंस इन द वर्ल्ड। और मुझे लगता है जो ट्रांजिशन हुआ है उसका, कॉपर प्राइसेस आर स्टार्टिंग टू इंच अप ऑन अ वीक डॉलर। ये शेयर 175 रुपए का भाव दिख सकता है। एज अ ट्रेडर आप 145, 147 में लीजिए। 139 का स्टॉप लॉस, 165 का टारगेट में दूंगा इन द शॉर्ट टर्म। दूसरा पिक है मेरा फेवरेट IDFC फर्स्ट। ये एज ए डिस्क्लोजर मैं 5 साल से ओन करता हूं और मैं अगले 15 साल तक नहीं बेचूंगा। IDFC फर्स्ट ने बहुत स्मार्ट रैली दी, 35 से 100 हो गया। वहां पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आई है बिकॉज द कैपिटल, दे हैव रेज्ड मोर कैपिटल। बट मिस्टर वैद्यनाथन जैसा बैंकर नहीं है। 80, 82 रुपए में आपको मिल रहा है। 78.50 का स्टॉप लॉस रखिए। दिवाली वाले दिन इसका भाव 90 रुपए होना चाहिए मेरे हिसाब से। बसीन जी, ठीक है, तो ये आज दो स्टॉक्स जो आज के पटाखा स्टॉक्स होंगे दिवाली से पहले, और कुछ 2 लंबी अवधि के लिए फंडामेंटल नजरिए से भी आपने पिक्स दी। बसीन जी, आपने जो केमिकल स्पेस पे काफी समय से अपना कन्विक्शन दिया था, मस्ट कंग्रेचुलेट यू SRF और दीपक नाइट्रेट और तमाम स्टॉक्स जो कल अच्छी मूव के साथ थे। पर क्या एक बार के लिए टेक्निकल लेवल्स के हिसाब से इसे एक डेड कैट बाउंस भी कई लोग कह रहे हैं,
इस स्पेस में आरती इंडस्ट्रीज के जो नंबर्स आए, क्या आपको लगता है कि धीरे धीरे फंडामेंटल थोड़े से बेटर हो रहे हैं केमिकल स्पेस आउटलुक? क्योंकि आप चैनल चेक से देखें तो जितने भी केमिकल स्टॉक्स हैं, केमिकल कमोडिटीज हैं, केमिकल आइटम्स हैं, उनके पीक से 50% प्राइस गिर चुके हैं। Correct, Priyanka, but that is in the price. Acetone prices from 25 have come down to 15, and so has phenyl. But I think जो अब उनमें upside आएगा, given that China rebound, given the case that valuations have become attractive, तो आपको invest तब करना है जब there is, numbers are discounting the future, and SRF का management ही ले लीजिए, वो कितना optimistic था on the second half. दूसरा, आपके लिए हमेशा होगा डेड कैट बाउंस. आज भी आ रहा है कि मार्केट्स आर इन फॉर अ डेड कैट बाउंस. डोंट गेट सक्ड इन. देयर विल ऑलवेज बी टू काउज ऑफ द मार्केट. वन इज ऑन द बुल साइड, वन इज ऑन द बेयर साइड. हम तो पेरिनियल बुल है. हम तो यही कहेंगे कि आप अगर पोर्टफोलियो नहीं बनाएंगे तो आप कमाओगे क्या. अभी भी मैं सोचता हूँ 19,700 के ऊपर दिवाली मनेगी, तो बी पॉजिटिव. और स्पेशलिटी केमिकल में पर्टिकुलरली SRF और दीपक नाइट्राइट, ये दोनों हमारे पोर्टफोलियो में है. हमने एक्यूमुलेट किया एज ए डिस्क्लोजर. हमें लगता है ये शेयर यहाँ से अगले 6 महीने में बहुत अच्छा रिटर्न देंगे. तो शॉर्ट टर्म में दे आर डिपेंडेंट ऑन चाइना एंड अ लॉट ऑफ द प्राइसिंग ऑफ दीज केमिकल्स. बट आई वुड से कि इन्फ्लेशन प्रेशर्स विल सी दीज प्राइसेस राइज इन टैंडम, एंड यू शुड बी लुकिंग टू बाय दीज इन अ पोर्टफोलियो. बनानी चाहिए आपको केमिकल स्टॉक्स की, जिसमें SRF और दीपक नाइट्रेट ये टॉप पिक्स होंगी संजीव वसीम की. बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी आज समय देने के लिए, और ये सारे स्टॉक्स हमें बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका. चले बढ़ते हैं आगे. हमारे साथ हमारा पूरा टेक्निकल पैनल बना हुआ है. कल जो नंबर्स आए उनमें कुछ और ट्रेड्स पॉसिबल ढूंढते हैं. PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, इसके इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स थे. ये ESM कैटेगरी का स्टॉक है, ESM स्पेस का स्टॉक है, जो बाजार को जिसमें काफ़ी इंटरेस्ट भी है. नंबर्स बहुत हद तक इनलाइन थे. नेट प्रॉफिट में लगभग 72% का YOY जंप था. अगर इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स थे तो क्या इन नंबर्स के बाद आज ट्रेड पॉसिबिलिटी कम दिखती है? कैसे आज ट्रेड करना चाहिए वैशाली PG इलेक्ट्रोप्लास्ट को? I would say that actually stock is quite sideways. मुझे कुछ इतना लग नहीं रहा है. वॉल्यूम इज ऑल्सो जस्ट रीजनेबल. बट येस, अगर फॉलो अप बाइंग आ रहा है तो आई वुड से दैट येस 1960 के स्टॉप लॉस के साथ ये कंसिडर किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 2080. ऑलराइट, तो आप इसमें एक बाइंग की रिकमेंडेशन दे रही हैं. एक और स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स RR काबिल के हुए. ये हाल ही की लिस्टिंग है, रीसेंट लिस्टिंग है रिलेटिवली फ्रॉम द स्पेस, लेकिन पूरा वायर एंड केबल्स का स्पेस है वो काफ़ी अट्रैक्टिव रहा है और बड़ा वेल्थ क्रिएटर है. नंबर्स पर रिएक्शन आज कैसा हो सकता है? आयुष, RR काबिल को एक बार चेक करके बताएं. ये रीसेंट लिस्टिंग है तो इसमें डेटा थोड़ा सा कम है, बट जो एग्जिस्टिंग डेटा हमारे पास है तो इसमें अच्छा बॉटम बना दिया स्टॉक ने, और अपना कल की भी क्लोजिंग इसने हमें 20 डे मूविंग एवरेज जो 1394 का था उसके ऊपर ही रखी है. तो RR काबिल को मुझे लगता है इसमें रैली हम देख सकते हैं. इसमें जो फर्स्ट टारगेट बन के आएगा वो 1470 तक का मुझे लग रहा है कि इसमें अभी ये रैली दिख रही है. इसमें जो आपका स्टॉप लॉस रखना चाहिए वो आपको 1375 तक रखना चाहिए. ठीक है, तो आपके लिए ये सलाह RR काबिल को लेकर. आज वैशाली के लिस्ट में भी ये था, उनकी तरफ से बाई के रिकमेंडेशन भी है. नतीजे इसके ठीक ठाक आए हैं और मार्जिन में बढ़िया इंप्रूवमेंट है. 4.5 से बढ़ाकर 7.5% के मार्जिन है. लेकिन कल हमने देखा था कि LNT में ठीक ठाक मूव्स थे, करीब 2-2.25% के आसपास का. इंडेक्स में अच्छा वेट भी रखता है. किरण, आज LNT में आप किस तरह की चाल देख रहे हैं और क्या करना चाहिए? सोलर LNT की अगर हम बात करें तो LNT में जिस तरह के चार्ट पैटर्न हम देख रहे हैं कि स्टॉक अपने कंटिन्यूअस हाई टॉप हायर बॉटम पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहे हैं. रिसेंटली जो करेक्शन आया था, करेक्शन में फॉलिंग चैनल बना था, उसमें से भी वापस उसने एक बुलिश ब्रेकआउट दिया है. कहीं ना कहीं 50 डेज मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है LNT को, और लास्ट 5 दिन की जो हाईएस्ट हाई था उसको भी कल ब्रेक किया है. तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव मूड रहेगा LNT के अंदर, लेकिन हमारा कंडीशनल बाय रहेगा 2990 के ऊपर हम बाय करेंगे. 2975 के आसपास की क्लोजिंग थी LNT की, तो 2990 के ऊपर हम बाय करेंगे LNT. जैसे ही 2990 के ऊपर LNT सस्टेन होता है तो अपने 20 डेज मूविंग एवरेज का भी ब्रेकआउट आएगा, और वैसे ही ऊपर में स्टॉक 3040 3050 तक जा सकता है. तो कंडीशनल बाय 2990 के ऊपर आप LNT बाय कीजिए. स्टॉप लॉस जो हमें रखना है वो 2970 का रखना है, और टारगेट रहेगा हमारा 3050. 2975 पर है, 2970 का स्टॉप लॉस. 2990 के ऊपर खरीदना है और उसके ऊपर आपको 50 रुपए का गेन देखने को मिलेगा LNT के शेयर में.
हम देख रहे हैं कि केमिकल स्टॉक्स में काफ़ी गर्मी है और कल की अगर अब लिस्ट उठा के आप देखेंगे तो ठीक ठाक मूव्स आपको दिखेंगे। दीपक नाइट्राइट, आरती इंडस्ट्रीज, ये तमाम शेयर आपको चलते हुए दिखेंगे। एक और शेयर एफएनओ का टॉप गेनर में शामिल था, वो था अतुल लिमिटेड का। आज उसके भी नतीजे आएंगे। अतुल के शेयर पर आयुष आपकी तरफ से क्या सलाह होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि नतीजों से पहले ही ये थोड़ा हीटअप हो चुका है। जैसा कि आपने सही कहा, अतुल का हम देख रहे हैं 6100 से ही स्टॉक ने काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा दिया और अब स्टॉक 6700 के आसपास जा चुका है। तो उसमें अब इसमें ये है कि ऊपर के लेवल्स में इसके मल्टीपल एवरेज के रेजिस्टेंस है जो 6950, 6890 ये सब लेवल्स के आसपास है। तो मुझे लगता है फ्रेश बाइंग अतुल में 7000 को क्रॉस करने के बाद ही करनी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी रैली के बाद हमें लगता है ये रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं और थोड़ा सा कंसोलिडेट हो सकता है। जिस स्टॉक 7000 के ऊपर के निकल के ट्रेड करेगा, इसमें हमारा कन्विक्शन बढ़ सकता है। जो स्टॉक को ऊपर में 7300 जो फर्स्ट टारगेट होगा, फॉलोड बाय 7600। ये तो बात रही अतुल लिमिटेड पे। कल हमने शुगर स्टॉक्स में भी अच्छी खासी मूव देखी। श्री रेणुका शुगर जैसे स्टॉक्स हो, बजाज हिंदुस्तान जैसे स्टॉक्स हो, खैर वहां तो एक एनसीएलटी का दूसरा मैटर भी है, लेकिन ओवरऑल जिस तरह से शुगर स्टॉक्स चल रहे हैं, क्या आज भी इन पे बेट करना चाहिए? श्री रेणुका शुगर को एक बार चेक कर लेते हैं। किरण, आप एक बार चार्ट चेक करके बताएंगे क्या आज खरीदारी शुगर स्टॉक्स में अब भी होनी चाहिए, क्योंकि रीजन उसके इंटैक्ट हैं अभी। सो ओवरऑल शुगर स्टॉक की अगर हम बात करें तो हमने देखा है कि कमोडिटी प्राइसेस इस तरह से बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि शुगर स्टॉक में कंटिन्यू एक अपस्विंग आ रहा है। हमने ऑलरेडी बलरामपुर चीनी आगे आपके शो लास्ट वीक पे डिस्कस किया था। अगर श्री रेणुका की अगर हम बात करें तो स्टॉक अपने सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। एक बड़ा सा टाइम करेक्शन जोन था, उसमें से ये ब्रेकआउट दे रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे हम लॉन्ग कर सकते हैं। नीचे कोई भी डिप आता है 50 रुपीज तक, या तो ऊपर में 53 भी अगर ये क्रॉस करता है इनिशियल ओपनिंग लेवल में, तो चांसेस है कि ऊपर में हम 60-65 तक की रैली देख सकते हैं। तो कोई अगर यहाँ से 15 से 20 दिन के इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहा है तो डेफिनेटली शुगर स्टॉक के अंदर आप हमें बाय करना चाहिए। श्री रेणुका के लिए जो हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 48 का मेंटेन करना है और ऊपर में 60-65 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 60 पहला टारगेट और 65 दूसरा टारगेट। श्री रेणुका शुगर अच्छी मोमेंटम में है ये शुगर स्टॉक्स, और आप इन पर राइड करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अब हमारे साथ शरद जुड़े हैं आज के नवरत्न शेयर बताने के लिए। बहुत छांट के स्टॉक्स लेकर आते हैं जहां एक्शन रिपोर्ट बेस्ड है, यानी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट बेस्ड है, अर्निंग बेस्ड है, और साथ ही डीलिंग रूम की गपशप का भी उन्हें आइडिया होता है। बताएं शरद। मॉर्निंग। मॉर्निंग। तो सबसे पहले जो है सबसे पहला स्टॉक रहेगा बजाज फाइनेंस, और यहाँ पे फोकस करें तो कंपनी ने जो है QIP इशू लॉन्च कर दी है। जो फ्लोर प्राइस रखा है वो है 7,534 रुपीज़ पर शेयर रफली, और याद रखिए ये 8,800 करोड़ का ये टोटल कैपिटल रेज होगा QIP इशू जरिए। अब इसके कारण जो है ऑफकोर्स उनकी जो ग्रोथ की मोमेंटम है और एक्सपेंशन स्ट्रैटेजीज है उस पर ये काम आने वाली है। दूसरा स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो है नायका। स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ Q2 नंबर्स आए, और अगर बात करें ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू की, जो टोटल वैल्यू होती है प्रोडक्ट की सेल की, वो लगभग 25% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। उनकी कॉन कॉल में कमेंट्री भी जो है इंकरेजिंग आई, और उन्होंने कहा है कि जो Q2 रेवेन्यू था वो थोड़ी सी हिट ज़रूर हुई थी, क्योंकि जो फेस्टिव सीजन है वो थर्ड क्वार्टर शिफ्ट कर गई है, और दोनों जो उनकी सेगमेंट होती है ब्यूटी पर्सनल केयर की और फैशन सेगमेंट की, यहाँ पे आगे से जाते हुए जो अगले 2 क्वार्टर है वहाँ से जो है अच्छी मोमेंटम देखने मिल सकती है। तीसरा स्टॉक रहेगा लक्स इंडस्ट्रीज, और स्टॉक में जो है ऑफकोर्स जब न्यूज़ फ्लो आई थी सेबी से कि वहाँ पे उन्होंने एक ऑर्डर दिया था एक इनसाइडर ट्रेडिंग केस के कारण, तो स्टॉक में गिरावट आई थी। अब जो है वो ऑर्डर वापस ले लिया गया है, यानी कि रिवोक कर दिया गया है। इसका मतलब कि लक्स में जो है आज एक इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो देखने मिल सकता है। चौथा स्टॉक जो फोकस में रहने वाला है, ये 2 PSU बैंक्स हैं जो फोकस में रहेंगे। एक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है अप्रूवल दे दिया है कि उनके जो MD CEOs हैं उनकी टेन्योर की एक्सटेंशन को जो है आगे जाते हुए अप्रूवल दे दिया गया है। अगर बात करें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, तो उनके MD CEO MV राव का टर्म जो एक्सटेंड कर दिया गया है जुलाई 2025 तक, और वही अगर हम बात करें बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD CEO की, उनकी भी टेन्योर की जो एक्सटेंशन आ गई है मई 2024 तक। तो ये तो आपके 4 स्टॉक्स थे, लेकिन जो 5वां स्टॉक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्सटाइल स्पेस से इंडो काउंट इंडस्ट्रीज। नंबर्स तो बहुत स्ट्रांग आए थे, और मार्जिन्स में भी देखे तो 271 बेसिस पॉइंट्स का जो है इंक्रीज देखने मिला था। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनके जो FY24 की जो वॉल्यूम गाइडेंस है, पहले वो लगभग 80 to 95 मिलियन मीटर्स था, अब उसको लगभग 10% से ज़्यादा बढ़ा के जो है रेंज में 90 to 100 मिलियन मीटर्स कर दिया गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट वॉल्यूम अपग्रेड है, एंड ऑफकोर्स
जो ऑर्डर्स आते हैं, स्पेशली जो आप कह सकते हैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड टेक्सटाइल प्लेयर्स की, उनकी जो है आउटलुक में भी एक अच्छी इंप्रूवमेंट आई है। स्पेशली जो डी स्टॉकिंग लेवल्स होती है ग्लोबली वो कम हो गई है, और हॉलीडे सीजन है तो उसके भी जो है ऑर्डर्स देखने मिल रहे हैं, ये हमारे डीलर चैनल चेक्स कह रहे हैं। इसके अलावा जो है अक्टूबर में जो है नॉन लाइफ इंश्योरेंस की जो प्रीमियम की डेटा आई है, जहाँ पे स्टार हेल्थ एंड अलाइड का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने मिला है 18% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और ये जो परफॉर्मेंस है अगर कंपेयर करें लिस्टेड प्लेयर्स के साथ तो उनके अगेंस्ट देखा गया है। इसके अलावा जो है बात करेंगे, 7वां स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो है वरुण बेवरेजेस। कॉनकॉल में इंपॉर्टेंट कमेंट्री आई है और ये कैपेसिटी एक्सपेंशन को लेके आई है। इसमें जो है इंडिया की कैपेसिटी लगभग 45% बढ़ने वाली है, और ये कैलेंडर ईयर 2020 से लेके एंड ऑफ कैलेंडर ईयर 2024 तक रहेगा। लॉन्ग टर्म बेसिस में अगर मार्जिन्स की बात करें तो उनका टारगेट रहेगा 21% जो वो मेंटेन करके रखेंगे। तो ये 7 स्टॉक्स तो हो गए, लेकिन जो 8वां स्टॉक रहने वाला है हमारे लिस्ट में वो रहेगा बिग बोल्ड ब्रोकरेज। इसमें फोकस करें तो डिविस लैब्स फोकस में रहेगा। अब जेफरीज की नोट आई है डिविस लैब्स पे, यहाँ पे उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया है स्टॉक को, अप टू होल्ड पे कर दिया। पहले ये बाय रेटिंग का था। टारगेट प्राइस की बात करें तो 4300 पहले था, और अब जो है उसको घटा के कर दिया है 3510 रुपीज़ पर शेयर। ऑफकोर्स Q2 नंबर्स तो एडवर्स ज़रूर देखने मिले थे। जो आगे जाते हुए जो ग्रोथ ड्राइवर्स आने वाले हैं कंपनी के लिए वो किक इन करने वाले सेकेंड हाफ ऑफ FY25 में, यानी कि अभी भी जो है 3 साल जो है 2 से 3 साल की जो है आप कह सकते हैं एक डाउनटिक पीरियड देखने मिल सकता है। इसके अलावा जो EPS की नंबर्स हैं वो भी FY24 FY26 को घटा के 15 से 18% का गिरावट कर दिया है। तो EPS के जो गाइडेंस कट हुए वो भी बड़े नंबर्स पे हैं। जो आखिरी स्टॉक रहेगा नवा स्टॉक वो रहे खबर वाले दम पे स्टॉक, और वो फोकस में रहेगा, वो है रामकृष्णा फॉर्जिंग्स। और यहाँ पे स्ट्रीट का बज़ है कि कंपनी को एक बड़ी ऑर्डर मिल सकती है और ये रेलवे सेगमेंट से आ सकती है। अब ये ऑर्डर की अगर थोड़ी डिटेल्स बताएं तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि उनकी जो कुछ जेवीज हुई हैं उन जेवीज को ये ऑर्डर मिल सकता है। और ऑफकोर्स हाल ही में 2 हफ्ते पहले उनके Q2 नंबर्स में भी बहुत अच्छे नंबर्स देखने मिले थे, और Q2 में ही ऑर्डर इनफ्लोज में भी स्ट्रेंथ आया था। और ऑफकोर्स अगर वैल्यूएशंस की बात करें तो अगर उनके नियरेस्ट कॉम्पिटिटर के बारे में बात करें जो कि है भारत फोर्ज, तो वो भी अभी 30% डिस्काउंट पे वैल्यूएशंस पे चल रहा है। तो ये सारे 9 स्टॉक्स हैं जो आपके आज रडार में होने चाहिए, जहां पे आज एक्शन दिन के ट्रेड में मिल सकता है। ठीक है शरद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये सारे स्टॉक्स बताने के लिए। इसमें जो नोवा शेयर है जो कि आप खबर वाले हिसाब से बता रहे हैं 681 रुपये का है रामकृष्ण फोर्जिंग, थोड़ा चला हुआ शेयर है, इसलिए मैं ज़रा इसके बारे में अलग से पता करूंगा। अभी मेरे पास 2 मेहमान जुड़ रहे हैं, पहले ज़रा उनकी मैं ट्रेडिंग कॉल्स ले लूँ, उसके बाद हम मौका देख के रामकृष्ण के बारे में भी एक बार आइडिया लेंगे। चंदन तापड़िया मेरे साथ जुड़ रहे हैं, खुश बोरा जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। खुश, पहले आपसे शुरू करें, आपकी ट्रेडिंग कॉल्स आज की। हाँ डिम्पी, सबसे पहले वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, सारे पैनलिस्ट और दर्शकों को भी वेरी गुड मॉर्निंग। वेल देखिए, मार्केट्स हमें लग रहा है यहाँ से कंसोलिडेशन रेंज में जा रहे हैं, हो सकता है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आने वाले कुछ दिनों में देखने मिले, तो सलाह रहेगी पोजीशंस थोड़ी सी लाइट रखें या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलें। कहीं प्रॉफिट्स मिल रहे हो तो लेके चलना इज नॉट अ बैड, बुक करके चलना इज नॉट अ बैड आइडिया। तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जारी रहेगा। तो साइन ये एक स्टॉक है जो अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। अगर आप देखें तो कल 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है, इनफैक्ट 20 डे और 50 डे का कन्वर्जेंस था, उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। बायस यहाँ पे पॉजिटिव है। 1750 1825 के 2 टारगेट्स हैं, 1625 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जो मेरा दूसरा पिक है दैट इज ग्रासिम। स्टॉक ने बहुत अच्छी छलांग लगाई है। आप देखें तो पिछले कुछ दिनों में करीब 100 रुपए से ऑलरेडी चल चुका है। पॉजिटिव बायस के साथ अब भी ट्रेड हो रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर आप पोजीशन ले सकें तो 1955 1980 इन दोनों को अपना टारगेट्स लेके चले। 1885 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो ग्रासिम के शेयर्स पे आपने नोट कर लिया होगा, साइंट भी आपने नोट कर लिया होगा। साइंट तो इनफैक्ट कुछ ने मेरे को लगता है कि 10 दिन में दूसरी बार आपको दिया है शेयर, जहाँ तक मेरे को याद है। और दूसरा, ग्रासिम के अंदर एक अच्छा बेस बना हुआ है, इस बेस का बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, जरा चंदन जी से उनके ट्रेड पता कर लेते हैं। चंदन सर, गुड मॉर्निंग। आपके आज के ट्रेड कौन से जिसपे आपका आज ज़्यादा फोकस रहने वाला है सर? सुन पा रहे चंदन सर, आप आवाज़ आ रही है आपको? लगता है उनसे बात नहीं हो पाएगी। एक काम करते हैं, जैसे वो कनेक्ट होंगे तो वापस उनसे चर्चा करेंगे।
एक शेयर मैं जब तक पता कर लेता हूँ कपिल से। कपिल, एक शेयर आप चेक करेंगे, वो है जेपी पावर। काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ चल रहा है, वॉल्यूम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। थोड़ा छोटा शेयर है, पेनी स्टॉक्स की कैटेगरी में कई बार इसको हम काउंट करते हैं। एक बार जरा आप देख के बताइए, आपको शेयर ठीक लग रहा है क्या, जब तक हम चंदन जी से कनेक्ट करेंगे। जी, बेसिकली जेपी पावर का एक स्ट्रॉन्ग डिक्लाइनिंग मोमेंटम था, लेकिन काफी बार से 10 रुपीज के यहाँ पे वेरिएशन हमें देखने मिला हुआ था। कल के दिन में एक टाइम पे वो 20% की अपर सर्किट भी दी हुई थी, लेकिन बाद में थोड़ा सा सेल ऑफ होके प्राइसेस हैज क्लोज्ड अराउंड 8%। तो कल के दिन में एक नफा हमें आते हुए देखने मिला था। तो लगता है कि स्टॉक में थोड़ा सा मीन्स ओवर स्ट्रेच तो है, लेकिन टेक्निकली स्ट्रक्चर इसका इंप्रूव तो हो रहा है। पोजिशनल पर्सपेक्टिव से हम इसको देखते हैं तो स्टॉक की जो इमीडिएट अपसाइड मोमेंटम मुझे जो देखने मिलती है वो अभी भी 20 रुपीज की देखने मिलती है, लेकिन दैट इज समथिंग फ्रॉम द पोजिशनल पर्सपेक्टिव। और स्टॉक का स्ट्रक्चर थोड़ा इंप्रूव हो रहा है, क्योंकि 10 रुपए का जो काफी सालों का इसका रेजिस्टेंस था तो वो उसका ब्रीच हुआ है। तो पोजिशनल पर्सपेक्टिव से इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करना चाहिए, और नीचे में स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा आएगा 9 रुपए के अराउंड में, और 10 रुपए का इसका एक्यूमुलेशन जोन रहेगा। 9 रुपए का स्टॉप लॉस, 10 रुपए के आसपास फिर से इसको आप खरीदने की कोशिश कीजिए अगर आप पोजिशनली इसको रखना चाहते हैं तो। चंदन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंदन जी गुड मॉर्निंग, बताइए आज के लिए आपकी नजर कहां पर है, क्या है ट्रेडिंग कॉल्स आपकी? देखिए, बाजार में पिछले 3-4 दिनों से रिकवरी है, और कहीं ना कहीं पूरा मूड और माहौल फेस्टिवल की तरफ जा रहा है। फेस्टिविटी सेलिब्रेट करने के लिए हम सब तैयार हैं। तो मेरा फोकस रहेगा कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स में एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। आप देखोगे 13-14 दिनों के बाद में इस स्टॉक ने डिसाइसिवली 300 के लेवल को पार किया है। मंथली वीकली चार्ट देखे तो कंटिन्यूसली हाई बॉटम्स यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं। तो कल्याण ज्वेलर्स पे हम खरीदारी की सलाह देंगे। 313 का सपोर्ट रहेगा, कहीं ना स्टॉक 340-342 तक के टारगेट को छूता हुआ नजर आना चाहिए। एक ही शेयर या 2 शेयर हैं? एक ही जी, चंदनी, सिर्फ कल्याण ज्वेलर है या फिर कोई दूसरा शेयर भी है आज के लिए? बिल्कुल दूसरे शेयर्स भी है। देखिए, तो कल्याण ज्वेलर्स में काउंटर हो गया जहाँ पे फोकस कर सकते हैं। उसके अलावा मेरा मानना है कि मार्केट में एक्सचेंज रिलेटेड स्टॉक्स पर फोकस रहेगा। जिस हिसाब से डीमेट अकाउंट हो रहे हैं, नए एक्सचेंजेस में भी यहाँ पे टर्नओवर हो रहा है, स्पेशली बीएससी में भी। तो बीएससी पे खरीदारी की सलाह देंगे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हालांकि इसको काफी चल चुका है, बट अभी भी यहाँ पे मोमेंटम रहेगा। और जिस हिसाब से फ्राइडे सेंसेक्स के बाद मंडे को बैंक एक्सपेक्टेबिलिटी हो रही है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन यहाँ पे बनने चाहिए। तो 1800 लगभग आप देखोगे तो 1830 के आसपास का सपोर्ट रहेगा। ऊपर में 1920 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। तो कल्याण ज्वेलर्स के बाद में बीएससी पे यहाँ पे फोकस करना चाहिए, जहाँ पे पॉजिटिव प्राइस ऊपर गिरना जा रहा है। एक और स्टॉक में यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा, वो रहेगा एसआरएफ, जहाँ पे हमारा मानना है शॉर्ट कवरिंग बनेगी। एक बिटन डाउन सेक्टर था, बट एक मेजर लेवल पार किया तो शॉर्ट्स यहाँ पे करते हुए नजर आएंगे। तो शॉर्ट कवरिंग को प्ले करें। लगभग 2285 के सपोर्ट रहेंगे, ऊपर में 2400 के टारगेट। अरे हम देख रहे हैं कि केमिकल शेयरों में रौनक है। बीएससी जो कि फंडामेंटली अगर किसी ने होल्ड करके इसको लंबे समय से रखा होगा, 6 महीने में ही 3 गुना से ज़्यादा हुआ है शेयर ही, और आज ट्रेडिंग के लिहाज से भी आपके लिए एक बढ़िया शेयर है। और कल्याण ज्वेलर्स पहला शेयर इनका, चंदन जी का, उसमें भी चमक दिखेगी आज। लेकिन सोने चांदी से जरा एक बार विश्वमोहन को भी अपने साथ जोड़ लेते हैं, और कमोडिटी मार्केट का अपडेट लेकर ओपनिंग कैसे भी बताने के लिए हमारे साथ विश्वमोहन जुड़ गए हैं। विश्वमोहन बताइए। देखिए, आज गोल्ड और सिल्वर की जो कल की गिरावट थी आज कंटिन्यू होती दिख रही है। डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ है, बॉन्ड यील्ड में जो मजबूती आई है वापस से, उससे यहाँ पर दबाव बन रहा है। 200 रुपये नीचे चांदी की शुरुआत हुई है, गोल्ड की, और चांदी में देखें तो करीब करीब 500 रुपये की गिरावट यहाँ पर दिख रही है। हालांकि बाजार अब इंतजार कर रहा है बुधवार और गुरुवार को फेड चेयरमैन के भाषण पर, वहाँ से क्या क्यूज मिलते हैं उसके हिसाब से बाजार की आगे की चाल दिखेगी। अगर कच्चे तेल और नेचुरल गैस की बात करें तो कच्चा तेल करीब करीब 0.25% के आसपास यहां पर कमजोर दिख रहा है। नेचुरल गैस में हल्की गिरावट है, लेकिन एमसीएक्स पर नेचुरल गैस ही एकमात्र ऐसा काउंटर है जहां पर आज तेजी दिख रही है। बाकी चौतरफा यहां पर दबाव दिख रहा है। बेस मेटल्स में सारे ही काउंटर लाल निशान में आज कारोबार कर रहे हैं। सभी में 0.25 से आधे % तक की गिरावट शुरुआती कारोबार में ही यहां पर दिख रही है। कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम, लेड यहां पर दबाव के साथ कारोबार कर रहा है। लेकिन आज के लिए 3 कॉल भी है, दिन के दौरान आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो यहां गोल्ड, सिल्वर और क्रूड तीनों यहां पर बिकवाली की सलाह आ रही है, जहां पर मोतीलाल ओसवाल को लगता है कि जो गिरावट और एक्सटेंड होगी दिन के दौरान, और 71,000 तक चांदी गिरकर आ सकती है। सोना 60,400 के आसपास गिर सकता है, और कच्चे तेल की
भी गिरावट और कंटिन्यू होगी और 6,600 तक फिसल सकता है। तो ये 3 टॉप ट्रेड है आपके लिए दिन के दौरान के लिए। ठीक है, ऑलराइट विश्वा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कच्चे तेल पर थोड़ा दबाव और दिख सकता है, इसलिए आप इसे यहाँ सेल करने की सलाह दे रहे हैं। 11:30 बजे तो आप डिटेल में लेकर आएंगे सोने चांदी पर फर्दर ट्रेड कैसे करें। बहुत बहुत शुक्रिया ये सारे अपडेट्स हमें बताने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं, क्योंकि केमिकल स्टॉक्स के साथ साथ सीमेंट स्टॉक्स में भी आप देखें तो नंबर्स का इम्पैक्ट क्लियरली दिख रहा है वहाँ पर भी। और इनफैक्ट कल भी आप देखिए इंडिया सीमेंट जैसे स्टॉक्स, रैमको सीमेंट, डालमिया भारत, अब नंबर्स के बाद क्या यहाँ पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बनती हुई दिखाई दे रही है? चंदन से समझते हैं। चंदन, सीमेंट स्टॉक्स में सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ कहाँ दिख रही है जो आप ऐड करने की सलाह देंगे? जी गुड मॉर्निंग। देखिए सीमेंट काउंटर में पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे थोड़ा फोकस बना और कहीं ना कहीं एक सेक्टर है जहाँ पे पॉजिटिव बायस बन रहे हैं। आपने यहाँ पे डालमिया की बात की, बट मैं ज्यादा तवज्जो रामको सीमेंट या फिर अल्ट्राटेक सीमेंट को देना चाहूंगा। ओवरऑल आप रामको सीमेंट की बात करें जहाँ पे थोड़े से लोगों के बिल्टअप भी बने थे और यहाँ पे लगभग आप देखोगे 15 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो रहा है। वीकली चार्ट पे देखें तो पोल एंड फ्लेक का प्राइस पे सलाह दें 985 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 1040 तक के टारगेट के लिए। अल्ट्राटेक को भी जरूर यहाँ पे तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो सिर्फ 20 सेकंड रह गए अभी मार्केट ओपन होने में। जरा पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वैसे आज देखा जाए तो मार्केट आज कंसोलिडेशन की रेंज में रह सकता है। ज़्यादातर अपने एक्सपर्ट्स को भी यही सुनते हुए बोला होगा और बोलते हुए सुना होगा, माफ़ कीजिए। तो 7-8 पॉइंट आप निफ्टी के अंदर मामूली सा कट लग रहे हैं। सेंसेक्स तो ऑलमोस्ट फ्लैट है, बैंक निफ्टी में भी कुछ ज़्यादा दिक्कत आपको दिखेगी नहीं। शुरुआत में देखते हैं कौन कौन से शेयर्स मजबूत खुलने वाले हैं। अगर आप अपनी स्क्रीन को चेक करेंगे तो बजाज फाइनेंस, डॉक्टर रेड्डीज, JSW, बजाज फाइनेंस, फिनसर्व, इन सभी के अंदर आज अच्छी ओपनिंग हुई है। एडवांस डिक्लाइन आज काफ़ी अच्छा है। इन स्पाइट ऑफ दिस के 18 से 20 पॉइंट नीचे हैं, लेकिन फिर भी 1100 शेयर आज हमको प्लस में मिल रहे हैं और 3 दिन के शॉर्ट कवरिंग के बाद मिल रहे हैं, तो ये और अच्छा पॉइंट है। आप देख पा रहे हो कि सिर्फ 400 ही शेयर इस समय आपको कमज़ोर यहाँ पे दिख रहे होंगे। सेंसेक्स के अंदर करीब 105 पॉइंट का इस समय नुकसान है। एक बार जरा बैंक निफ्टी भी स्क्रीन पर दिखाइएगा। इस समय बैंक निफ्टी 43,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मैं आपको जरा सपोर्ट भी बता देता हूँ। 43,500 वाला जो एरिया है ये एक अच्छा सपोर्ट है, एक अच्छा बेस है बैंक निफ्टी को आज दिन भर ये मेंटेन करना है। और 19,200 है वैसे तो, अगर आप इसमें थोड़ा और कुशन डालना चाहें तो 250-300 तक की रेंज को भी अपना एक सपोर्ट एरिया मान सकते हैं, क्योंकि बाजार ने थोड़ा इसको अच्छे वॉल्यूम के साथ क्रॉस करके टिका के बना के इसकी पुट वालों को हटा के ये जगह बनाई हुई है। तो इसलिए मेरे को लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा एक डीप कट आएगा। आज जो शुरुआत में झटका है, बाद में मार्केट इसको सिर्फ रिकवर करता हुआ दिखेगा और एक कंसोलिडेशन का रेंज जिसको हम सुबह से कह रहे हैं वही आपके सामने रहेगा। 1200 शेयर अभी भी आपको एडवांसेस में दिख रहे हैं। फटाफट से चेक करते हैं आज का शेयर्स कौन कौन से नुकसान भी पहुँचा रहे हैं। डिविस लैब पे जेफरीज ने कहा ये शेयर टूटेगा, उन्होंने डाउनग्रेड रेटिंग की है, शेयर 2.5% नीचे। अपोलो हॉस्पिटल कल का मुनाफा वसूली कंटिन्यू हो गई, आज ये शेयर नीचे। L&T नीचे, टाटा स्टील नीचे, HDFC बैंक नीचे, एशियन पेंट्स नीचे। ये सभी के सभी शेयर्स आधे % की गिरावट के साथ है। इस इन शेयर्स की जो मैं कैटेगरी आपके सामने बोल रहा हूँ उसमें कुछ एक बैंक के शेयर्स और IT के शेयर्स भी जोड़ देता हूँ, जैसे कि कोटक बैंक नीचे, ICICI बैंक नीचे, आज इन्फोसिस नीचे है। तो आज आप बड़े, इनफैक्ट रिलायंस भी आज लाल निशान में है। तो आज आपको दिख रहा होगा कि जो बड़े शेयर्स जिनके मैंने नाम बोले सब वेटेज वाले शेयर्स हैं और टिपिकली इन सब में शुरुआती गेन नहीं है, कट भी बहुत गंभीर नहीं है बट शुरुआती गेन नहीं है। तो इसलिए आपको जो मौका मिल रहा है आज गैप डाउन होने का वो थोड़ा और सीवियर हो गया। आप 60 पॉइंट चले गए हम नीचे, तो आप 19,350 के आसपास आके रुक गए हैं। आ जाते हैं फटाफट से जरा नेक्स्ट 50 के अंदर इस समय क्या हो रहा है, फिर बाद में मैं हीट मैप लेके आऊँगा। आज अदानी ग्रीन्स, VBL वरुण बेवरेजेस पोस्ट नंबर्स, जाइडस लाइफ साइंसेस पोस्ट नंबर्स, मुथूट फाइनेंस करीब 0.5%, SBI कार्ड करीब 0.5%। ये कुछ एक शेयर्स हैं जो आपको शुरुआत में ठीक दिख रहे होंगे। आज बजाज फाइनेंस का जैसे मैंने कहा था एक नंबर रकम जुटाना चाहते हैं वो, और बजाज फिन और फाइनेंस दोनों ही आज आपको शुरुआत में थोड़ा ठीक दिखेंगे और करीब 1% ऊपर है बजाज फिन सब। और जहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान है वो डिविस लैब है। इस पूरी लिस्ट के अंदर अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको कहीं भी ऐसा कुछ बड़े शेयर्स नहीं दिख रहे हैं। इक्का दुक्का कोई बैंकिंग का, या तो जहाँ पर रिजल्ट्स आए जैसे डिविस का नंबर्स के बाद डाउनग्रेड हुआ है, यहाँ पर आपको प्रॉब्लम दिख रही है। अदरवाइज वैसे शांत ओपनिंग है। 3 दिन के बैक टू बैक गैप अप होने के बाद हल्का आज गैप डाउन का दिन था और मार्केट उसको वैसे ही ट्रीट कर रहा है। तो ये कुल मिला के आज का हीट मैप आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, तो बाजार में
कमजोरी लगातार तेजी के बाद और डीवीज लैब कल की बड़ी तेजी के बाद चूंकि ब्रोकरेज ने डाउनग्रेड किया है शेयर को, उसके चलते आज हम कमजोरी देख रहे हैं। एक बार जरा मिड कैप की तस्वीर जरा देख लेते हैं कि वहां पर कैसा है। मदरसन सुमी आज फ्यूचर्स का ये टॉप गेनर है, लेकिन सिर्फ 1.25% के आसपास की तेजी इसमें दिख रही है और हल्की हल्की तेजी हालांकि इसमें लगातार आ रही है। दूसरी तरफ कल हमने देखा था कि डायग्नोस्टिक वाले शेयर चले थे। डॉक्टर लाल पैथ लैब में आज हल्की सी तेजी 1% के आसपास की। फाइनेंस में मुथूट फाइनेंस में आज हम देखने की तेजी आ रही है। तो बहुत बड़ी तेजी मिड कैप खेमे में भी नहीं है। मिड कैप इंडेक्स को अगर आप देखेंगे तो सपाट शुरुआत हुई है। स्मॉल कैप 250 को देखेंगे तो करीब करीब 0.25% के आसपास की तेजी पर शुरुआत वहां पर हमें होती हुई दिखी है। लेकिन जयप्रकाश पावर, इसके बारे में डिम्पल जिक्र कर रहे थे बाजार खुलने से पहले, आज भी अच्छी यहाँ पर शुरुआत हुई है। करीब 6.5% ऊपर ये शेयर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। 13 रुपए के ऊपर भाव निकल गया है। बाकी इंडो काउंट, टेक्समैको इंफ्रा, जमुना ऑटो, ये कुछ और शेयर है जहां पर 5% के आसपास की तेजी है। क्वेस्ट कॉर्प, इसको भी आप जरा फोकस में रखिएगा, 5% के आसपास की तेजी पर शुरुआत हुई है। और शुगर्स में भी आज फिर से सिलेक्टिव बाइंग है। डालमिया शुगर में 5% के आसपास की तेजी पर हमने शुरुआत होती हुई देखी है। तो बहुत कोई लंबे चौड़े गेंस नहीं है, लेकिन हाँ कुछ सेलेक्टिव बाइंग हम देख रहे हैं। ग्लैंड फार्मा एक और शेयर 4.25% के आसपास की तेजी वहां पर है। बाकी इमामी के नतीजे आए थे ठीक ठाक, हालांकि मुनाफे पर थोड़ा सा प्रेशर जरूर है, लेकिन अनुमान से बेहतर नंबर, उसके चलते हम देख रहे हैं कि 2% की तेजी पर शुरुआत इमामी में होती हुई दिखी है। और चूंकि फेस्टिव सीजन चल रहा है, पेंट में कुछ सेलेक्टिव बाइंग आ रही है। कंसाई नेरोलैक, थोड़ा सा क्रूड भी नरम है। कंसाई नेरोलैक में 2% के आसपास के मूव से शुरुआती सत्र में। अब प्रियंका के पास चलेंगे। प्रियंका फटाफट आपको मेहमानों के पास ले चलेंगे और ओपनिंग के धमाकेदार ट्रेड्स आपके लिए हाजिर हैं। बिल्कुल डिम्पी और अभिषेक, तो ये तो एक इनिशियल सेटअप हमने समझा दिया हमारे व्यूवर्स को, लेकिन नंबर्स का इंपैक्ट क्लियरली जहां जहां दिख रहा है। मिड कैप में जीएसपीएल जैसे स्टॉक्स में अच्छी खासी सर्ज है, जबरदस्त नंबर्स आए हैं। एक बार देख लेते हैं ओपनिंग ट्रेड्स क्या ले रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स। बताएं कुछ, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या होगा? आपने कहा था कि थोड़ा शायद प्रॉफिट बुकिंग मोड में आ सकता है इंडेक्स, वो हमें दिख भी रहा है। क्या आज दिन भर दबाव रह सकता है? प्लस आज ऐसे माहौल में ओपनिंग ट्रेड होने क्या चाहिए? जी प्रियंका, देखिए ये जो दबाव है ये कंटिन्यू रह सकता है। 2-3 दिन की शार्प अपमूव थी मार्केट में, तो थोड़ा कंसोलिडेशन लाजमी है। ऑल्सो इफ यू सी आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, कल बैंक निफ्टी की और फिर निफ्टी की। तो ये जिस तरीके का सेटअप हम ऑप्शंस में देख रहे हैं, जहाँ पे कॉल साइड पे कंजेशन देखने मिल रहा है इन तीनों ही इंडिसेस में, तो हो सकता है कि थोड़ा सा दबाव बना रहे, बट वील टेक इट एज इट कम्स। सो विद दिस रिगार्ड, जिन सेक्टर्स में ऑलरेडी तेजी है उसी में आप बने रहें, जिस स्टॉक्स में मोमेंटम है उसी में बने रहें। ऐसा ही एक स्टॉक है श्रीराम प्रॉपर्टीज। इस स्टॉक में हमने बहुत अच्छा रनअप देखा है ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स। एक बेस बनाने के बाद फिर 2-3 दिन पहले यहाँ पे अपमूव शुरू हुआ था और 100 रुपीज के जो रेजिस्टेंस जोन्स थे उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप चाहें तो एक ट्रेडिंग पोजीशन ले सकते हैं। 105 और 108 के आपके टारगेट्स रहेंगे। स्टॉप लॉस जो रहेगा ये 98 के पास लेके चले। तो श्रीराम प्रॉपर्टीज ये स्टॉक मेरे रेडार पे है। श्रीराम प्रॉपर्टीज, ठीक है। श्रीराम प्रॉपर्टीज रियल एस्टेट स्पेस से जो ऑलरेडी अच्छी खासी ऊंचाई पर स्टॉक्स चल रहे हैं। चंदन, आपका ओपनिंग ट्रेड? देखिए, मैं फोकस करूंगा सेलेक्टिव एफएमसीजी नेम पे हम खुलने के बाद। तो नेस्ले और कोलपाल मुझे अच्छे लग रहे हैं और नेस्ले पे मैं खरीदारी की सलाह दूंगा। हालांकि बड़ी वैल्यू का काउंटर है, बट कन्विक्शन लग रहा है, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। स्टॉक को मौजूदा लेवल पे लें, 24,000 का आसपास का सपोर्ट है। ऊपर में लग भी ये स्टॉक आपको 25,000, 25,200 तक के टारगेट दिखाता हुआ नजर आएगा। ठीक है, नेस्ले, कोलपाल। और आप देखें भी तो कहीं ना कहीं जो रूरल रिकवरी है वहां पे बड़ी बड़ी कंपनीज तक इस बात को करें, वॉल्यूम एक्सपेंशन दिख रहा है रूरल रिकवरी तो। और इमामी के कॉल के भी कुछ हाइलाइट्स आए, तो नेस्ले, कोलपाल, बिगीज को अपने चूज किया है। ठीक है, कपिल, आपका ओपनिंग ट्रेड? जी, मेरा यहाँ पे ओपनिंग ट्रेड एक शॉर्ट की साइड रहेगा। हमने देखा है कि मार्केट में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आ रहा है और जब भी मार्केट ऊपर जा भी रहा था तभी बैंकिंग स्टॉक में इतना खास ट्रैक्शन नहीं था। पीएसयू बैंक्स में अगर मैं देखता हूँ तो रिलेटिव स्ट्रेंथ मुझे एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा में वीक ही देखने मिल रही है। तो यहाँ पे मेरा शॉर्ट का व्यू रहेगा एसबीआई पे। 575 का लेवल चल रहा है, इंट्राडे ही कॉल होगा ये, तो 577 का ऊपर में स्टॉप लॉस रहेगा। और नीचे में मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक में डिक्लाइनिंग मोमेंटम कहाँ ना कहाँ पे 570 से लेके 568 तक हमें देखने मिल सकती है। शॉर्ट करने की सलाह आप दे रहे हैं एसबीआई पे, बैंक ऑफ बड़ौदा पे। बैंक ऑफ बड़ौदा को भी डाउनग्रेड किया इनफैक्ट ब्रोकिंग हाउस से। ठीक है, और किरण से भी समझते हैं। किरण, आपका ओपनिंग ट्रेड? सो हमारा ओपनिंग कॉल भी एफएमसीजी सेक्टर से रहेगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोलपाल के अंदर एक असेंडेंट ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट आया था। ब्रेकआउट के बाद लास्ट 2 दिन में स्टॉक में एक पॉज आया था, लेकिन आज जिस तरह से ओपनिंग हुई है, देयर आर चांसेस कि कोलपाल यहाँ से ऑल भी एक अच्छी रैली दिखा सकता है। 21-27 के आसपास ट्रेड कर रहा है कोलपाल।
करंट मार्केट प्राइस से हम लॉन्ग करके जाएंगे। नीचे में हमें जो स्टॉप लॉस रखना है वो 2090 का स्टॉप लॉस रखना है, और ऊपर में कहीं ना कहीं जो टारगेट हमें देखने को मिल रहे हैं वो 2160 तक के टारगेट देखने को मिल रहे हैं। सो कोलपाल वुड बी द प्रेफर्ड पिक एट ओपनिंग लेवल। ठीक है, तो कोलपाल तो ठीक है, ओपनिंग ट्रेड सारे हमारे पास आ चुके हैं। अब एक एक कर इंडिविजुअल ट्रेड्स को भी समझने की कोशिश करते हैं। आज मेटल से कई सारे हमारे एक्सपर्ट्स ने रिकमेंडेशन थी, आयुष ने भी एक कॉल लिया, वैशाली ने लिया और संजीव वसीम भी ये बात करके गए थे। हिंडाल्को में कल से आपको एक मूव दिखी है और स्टील काउंटर्स में भी आपको मूव दिख रही है। क्या मेटल पैक से इस वक्त चंदन कोई ट्रेडिंग आइडिया आज के लिए होना चाहिए? देखिए, मेटल पैक से आप ढूंढना चाहोगे तो मैं हिंडाल्को पे फोकस करूंगा। हिंडाल्को है कंपैरेटिवली पिछले 5-6 दिनों से होल्ड कर रहा है और सपोर्ट ग्रेजुअली ऊपर की तरफ शिफ्ट आ रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह बन सकती है। 475 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं 500 वाली टेरिटरी या काउंटर छू सकता है। ओके, ठीक है, तो ये तो बात हो गई हिंडाल्को की। GSPL के गुजरात स्टेट पेट्रोनेट के नंबर्स आए, काफ़ी अच्छे नंबर्स देखने को मिले। इनफैक्ट क्वार्टर भी इनका जो पैट रहा है वो लगभग 22% का जंप देखने को मिला है। क्या नंबर्स में सब फैक्टर इन हो चुका है इस वक्त? कुछ 5% की तेजी ऑलरेडी है या फिर अभी भी मूव कैप्चर की जा सकती है? प्रियंका, मैं कहूंगा आप थोड़ा सा इसमें वेट एंड वॉच करें। किसी ने नीचे के लेवल से लिया हो तो प्रॉफिट बुक करें। स्टॉक यहां से और ऊपर जा सकता है, बट देयर इज अ वेरी क्लियर रेजिस्टेंस एट दिस 290 to 295 काइंड ऑफ जोन। और अगर आप देखें तो आज की जो गैप अप हुई है उसके बाद जो हाई बना है वो भी इसी जोन के आसपास बना है, और हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से ही हमें देखने मिल रही है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना इज नॉट अ बैड आइडिया। फ्रेश पोजीशन तो ऑफकोर्स यहाँ वारंट नहीं होती है, बट एक्सिस्टिंग पोजीशन भी हो तो या तो प्रॉफिट बुक करके चले, या अगर आप चाहें तो 283 के पास अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना लगा के बने रहें। अगर वहां से नीचे स्लिप होता है तो और नीचे जा सकता है। फ्रेश पोजीशन ना ले, एक्सिस्टिंग पोजीशन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर दें। ठीक है, GSPL को लेकर ये व्यू। लेकिन चंदन जी, जरा आप एक्साइड को चेक कीजिए। आज भी हम देख रहे हैं कि कल की बड़ी तेजी थी, आज भी उसमें एडिशन हो रहा है और 2% के आसपास की मजबूती है। किस तरह से आप यहाँ से एक्साइड की चाल को देख रहे हैं? कहाँ तक के टारगेट्स को उम्मीद करनी चाहिए? बिल्कुल, एक्साइड में एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर देखने को बना है। वीकली चार्ट सेटअप काफी अच्छा है। जो टारगेट बन रहा है इमीडिएट में 280 के आसपास बन रहा है। खरीदारी के मौके यहाँ पे ढूंढने चाहिए। 264 के सपोर्ट से 280, 282 के टारगेट। एक्साइड में मौके बन रहे हैं और आपको इसमें खरीदारी करनी चाहिए। बाजार में हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा स्थिरता के संकेत जरूर मिल रहे हैं 19,400 के आसपास से, लेकिन सिर्फ बजाज फिनसर्व एकमात्र ऐसा शेयर है जहां पर आपको 1.5% से ज्यादा की मजबूती दिखेगी। ऑटो इंसुलेटर स्पेस में अगर आप कुछ जरा जमुना ऑटो के चेक कीजिए, आज बढ़िया तेजी पर वहां पर शुरुआत हुई है। जमुना ऑटो, क्या यहां पर मौके बन रहे हैं ट्रेड के लिए? अभिषेक, देखिए एक हल्का सा जो इसमें प्रेशर चल रहा था कुछ समय से, उसका ब्रेकआउट का अटेम्प्ट हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। बिकॉज अगर आप देखें तो नीचे के लेवल्स अगर हम देखें तो स्टॉक करीब 100-102 के आसपास चला गया था ऑलरेडी। 10 से 15% की तेजी वहां से हम देख चुके हैं विद इन द स्पैन ऑफ 10-15 डेज। सो पोजिशनली हालांकि यहाँ पे आपको 125 से 130 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। मुझे लग रहा है इन द नियर टर्म थोड़ा सा वॉचफुल रहें, क्योंकि एक शार्प टर्न अराउंड आज हमने देखा है 118 के लेवल से, और यहीं पे आपको कंजेशन जोन भी मिलेगा 118 से 120 का। तो फिलहाल मैं कहूंगा कि एक राउंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग इसमें बिल्कुल बनती है। अब जब ये स्टॉक 120 क्रॉस करेगा तब बाय करें। जैसा मैंने कहा, टारगेट यहाँ पे आपके लिए 125 से 130 के रहेंगे, बट दैट इज अबव 120। बिलो दैट आई वुड सजेस्ट अ राउंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग इन दिस स्टॉक। ठीक है, 125 से 130 के टारगेट बनेंगे, लेकिन शर्त यह है कि आपको खरीदना है 120 रुपए के ऊपर। लेकिन क्या सुज़लॉन को खरीदना है क्या? लगातार हम तेजी देख रहे हैं। अगर आप पिछले 5 सत्र की भी अगर चाल देखेंगे तो 20% के मूव से आज राहत की चीज़ ये है, जिनको खरीदना उनके लिए कि अभी सर्किट नहीं लगा है। अदरवाइज ये 5-5% के सर्किट पर चलते हुए शेयर ये 12-13 साल के नई हाईज पर आ गया है। सुज़लॉन, चंदन जी, इसके स्ट्रक्चर को आप और कितना मजबूत होते हुए देख रहे हैं, और क्या ये मान के चलें अभी फिलहाल जो चाल इसकी लग रही है, दिख रही है कि ये साल खत्म होते थे 50 रुपए चला आएगा शेयर में? देखिए, अगेन डिस्क्लेमर, डिस्क्लोजर, काउंटर को हम टेक्निकली ट्रेक कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। काफी अच्छा सेटअप यहाँ पे नजर आ रहा था। हर बार हायर बेस के सीक्वेंस यहाँ पे बन रहे थे।
और कहीं ना कहीं सेटअप इंडिकेट कर रहा था कि 42 तक के टारगेट होने चाहिए, एंड आई थिंक 42 के टारगेट अनफोल्ड हो सकते हैं। पोजीशन को उस हिसाब से ही रखें। फिर ऐसा मानना है कि 3450 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 42-43, और जिस हिसाब से आप बोल रहे हो 50 तक के टारगेट, वो भी इस काउंटर में काफी हद तक पॉसिबल लग रहा है। इस समय आप देखेंगे तो सिर्फ 36 पॉइंट का नुकसान बाकी रह गया है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि एक बार बाजार झटका मारेगा, लेकिन उसके बाद उसी को ही कंसोलिडेशन के रूप में बदल देगा। अभी एक वही कंसोलिडेशन हो रहा है, और आप ट्रस्ट में, अगर ऐसे ही चलता रहना तो आज आप बोर हो जाएंगे इंडाइसिस को देखते देखते। तो आज इंडाइसिस के अलावा स्टॉक्स को पकड़ने का दिन है, उसको समझने का दिन है। खैर, एक दो शेयर ज़रा मैं और पता करता हूँ। क्या इस सीरीज़ के अंदर चंबल फर्टिलाइज़र चलेगा? ये मैं 6ठी-7वीं बार इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जिस दिन ये शेयर चला तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चलेगा। एक बार ज़रा चंबल फर्टिलाइज़र पे आपके रिकमेंडेशन कुछ 300 चाहिए या 300 से पहले भी दम है इसमें? टिप्पी 300 तक के लिए प्ले कर लें, 300 से 305 तक के लिए प्ले कर लें, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकली भी अगर आप देखें तो लास्ट मंथ का जो हाई बना है वो करीब इसी लेवल के आसपास बना है। 300 से 305 के जो जोन्स हैं इसके आसपास, और जो इसका ऑप्शंस डेटा है वो भी फिलहाल 300 के ही लेवल पे बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बता रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप 300 से 305 के टारगेट के लिए भी प्ले कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बैड आइडिया। मोमेंटम इसका अभी भी पॉजिटिव है, तो फ्रेश एंट्री भी चाहे तो यहाँ पे ले सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है वो 286 के पास लेके चले, तो इस अपमूव के बाद और जो रेजिस्टेंस लेवल्स है उसके हिसाब से भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी फेवरेबल है। सो मेरे हिसाब से थोड़ा बैड आइडिया टू आइदर होल्ड चंबल और बाय फ्रेश अगर आप करना चाहें तो। चंबल फर्टिलाइजर पर ये व्यू, लेकिन बीबीटीसी यानी कि बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, इसमें आज भी 9% का उछाल है और 52 हफ्ते की नई ऊंचाई पर ये शेयर पहुंचा है। लगातार तेजी है, 2 महीने से तो इसमें कह सकते हैं कि आग लगी हुई शेयर में, लेकिन अगर आप 6 महीने में भी देखेंगे ना तो 60% ये शेयर चला है बीबीटीसी का, और अब 1500 रुपए के ऊपर जाकर टिकने की कोशिश कर रहा है। चंदन जी, बीबीटीसी प्रॉफिट बुक करवाएंगे या फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करवा के और ऊपर के टारगेट देंगे आप? मेरे हिसाब से कंटिन्यू रखें, पोजीशन को ट्रेल रखें। मल्टीपल मंथ्स के ब्रेकआउट यहाँ पे बन रहे हैं और डेली चार्ट पे एक नए पोल एंड फ्लेग के ब्रेकआउट है, तो मेरी सलाह तो ट्रेलिंग की रहेगी। आप इस स्टॉक को लगभग 1490 के आसपास का ट्रेलिंग करें, 1600 1650 तक के लेवल भी बनने चाहिए। तो पोजीशन को कंटिन्यू रखें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखें। पोजीशन को कंटिन्यू करने की सलाह है बॉम्बे बर्मा में। होटल स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके ना बाइंग आ रही है, और कुछ कुछ ऐसे होटल्स हैं, आप जैसे एशियन होटल्स को देखिए, अगर आप ओरिएंटल होटल्स को, तो वहाँ पर ठीक ठाक मूव्स हैं 2 से 3% की। होटल लीला भी एक लंबे समय के कंसोलिडेशन में फंसा हुआ था शेयर, लेकिन वहाँ भी धीरे धीरे करके बाइंग आ रही है। होटल स्टॉक्स में कुछ कहीं आपको कुछ मौके दिख रहे हैं क्या? अभिषेक, यू आर राइट। इनफैक्ट देखिए, एक छोटा सा पॉज आया था इनमें, लग रहा था कि जो होटल्स की स्टोरी है ये एटलीस्ट इन द नियर टर्म डन एंड डस्टेड है, बिकॉज सारा ही जो इवेंट्स एक्टिविटीज होनी थी वो प्राइस में फैक्टरिंग हो गई हैं। बट एक बहुत ही शार्प और बहुत ही स्मार्ट रिकवरी इनमें देखने मिल रही है। बट मेरी सलाह रहेगी कि यहाँ पे आप अच्छे बड़े नाम हैं जिनमें ऑलरेडी हमने प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड देखा है, उन्हीं में बने रहें। तो 2 पिक्स होंगे। पहला होगा इंडियन होटल्स। इसमें जो रिवाइवल है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है, सो यहाँ पे अगर आप चाहें तो पोजीशन बिल्कुल लेके चल सकते हैं। इंडियन होटल्स, अगर आप यहाँ से फ्रेश पोजीशन ले रहे हो तो 408 और 415 के 2 लेवल्स हैं, इनके लिए प्ले करें। स्टॉप लॉस जो है आपका 385 के पास रहेगा। और जो मेरा दूसरा पिक है वो है शैले होटल्स। इस स्टॉक ने देखिए अच्छा जंप दिखाया है, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन भी कर रहा है, आज दूसरा दिन है। सो यहाँ से एक अपमूव बिल्कुल पॉसिबल है। नियर टर्म में 600 और 620 के जो 2 लेवल्स हैं इनको अपना टारगेट बना के चलें, और जो स्टॉप लॉस है ये 575 के पास रहेगा। तो शैले होटल्स और इंडियन होटल्स, ये 2 स्टॉक जिन्होंने ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म किया है और अब एक रिवाइवल दिखा रहे हैं, ये मैं प्रेफर करूंगा। राइट, ये होटल स्टॉक्स की बात हुई। कुछ और स्टॉक्स लेते हैं जो ऑयल एंड गैस कैपेक्स वैल्यू चेन से जुड़े हुए हैं। उसमें एक स्टॉक है एडोर वेल्डिंग। एडोर वेल्डिंग में भी हालांकि ये स्मॉल कैप है, और इसमें भी आप सर्च देखें तो पीछे के कई दिनों से सिंस अप्रैल इस स्टॉक में अच्छा खासा सर्च आ गया, और अब रोज इसमें एक मोमेंटम दिखता है कि मोमेंटम सस्टेन रहेगा क्या? चंदन, एडोर वेल्डिंग पर किन लेवल्स पर एंट्री कर सकते हैं?
देखिए अडोर वर्ल्डिंग मेरे हिसाब से मौजूदा लेवल पे भी लिया जा सकता है, काफी अच्छा सेटअप यहाँ पे बने हैं। इनफेक्ट इस साल 50% ज्यादा की बढ़त देखी है और पिछले 3 सालों से रैली बरकरार है। इमीडिएट आप मंथली सेटअप देखें या वीकली सेटअप देखें तो 1330-35 के हर्डल है, तो पहले तो वो टारगेट बनना चाहिए। मौजूदा लेवल पे भी खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। 1250 का सपोर्ट है, इमीडिएट टारगेट बनेगा 1335 और 1335 निकलता है तो फिर 1500 तक के नेक्स्ट टारगेट भी यहाँ पे बनेंगे। 1500 तक के टारगेट्स आप एक बड़ी तेजी के बाद भी इसमें मोमेंटम देखते हैं तो इन लेवल्स पर भी एंट्री की जा सकती है। बजाज फिनसर्व, बजाज फिनेंस दोनों में ही आज ये जो QIP लॉन्च हुआ है उसका इम्पैक्ट दिख रहा है। हालांकि QIP अनाउंस कर दिया था कंपनी ने पिछले महीने ही और काफी हद तक मोमेंटम प्ले हो गया था, लेकिन आज जो एक चाल दिख रही है क्योंकि लगभग 8800 करोड़ आएंगे, कंपनी अपनी MFSI डिवीजन को एक्सपैंड करेगी और फर्दर एक्सपेंशन करेगी और इनका एक सब्सिडरी का IPO भी आना है जिसके चलते ये फंड्स यूज होंगे। क्या बजाज फिनेंस में, क्योंकि 8082 के लेवल से करेक्ट होने के बाद अभी फिर से जो स्टार्ट किया इसने चाल, कहां तक के ऊपर के लेवल्स कुछ दिखते हैं बजाज फाइनेंस पे? तो प्रियंका देखिए थोड़ा सा प्रेशर स्टॉक में बना रह सकता है। मेरे हिसाब से इसको अगर हम नियर टर्म लेवल्स के हिसाब से देखें तो 7750 ये एक पहला लेवल होगा ऑन द अपसाइड, और इससे थोड़ा सा ऊपर अगर हम और जाएं तो 7900 के जो लेवल्स हैं ये। सो इन दोनों लेवल्स के लिए अगर आप चाहें तो इसको बाय साइड पे कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि बेस फॉर्मेशन जो हुआ है वो स्ट्रांग हुआ है 7400 7450 के जो लेवल्स हैं इनके आसपास। तो बेस फॉर्मेशन अच्छा है, उसके बाद स्टॉक एक जंप दिखा रहा है। तो 7750 और 7900 के दो अपसाइड लेवल्स के लिए अब एक पोजीशन अगर आप चाहे तो कंसिडर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस बिकॉज द बेस इज अ लिटिल लो, मैं कहूंगा स्टॉप लॉस थोड़ा बीच में लेके चले तो आई थिंक 7550 का जो जोन है इसको आप अपना स्टॉप लॉस बना के चले, यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके लिए काफी फेवरेबल रहेगा। ओके ठीक है, तो खैर मार्केट इस समय पे करीब 45 पॉइंट की गिरावट के साथ ही कामकाज कर रहा है। देखिए रिकवरी आज आना बहुत मुश्किल लग रहा है, ऐसा नहीं कि रिकवरी आ नहीं सकती, आ सकती है, बट ऐसा नहीं होगा कि तोड़ फोड़ रिकवरी आने वाली है। और ऐसा भी नहीं लग रहा शुरुआत में देख के कम से कम कि डाटा बहुत नेगेटिव है। हाँ लेकिन डाटा को सपोर्ट नहीं मिल रहा, ये अगर 1-1.5 घंटा और सपोर्ट नहीं मिला ना तो प्रॉफिट बुकिंग सीवियर थोड़ी और हो जाएगी, तो आप थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर रखिएगा। चंदन सर मैं ना आपके सामने एक ऑप्शंस का ट्रेड रखता हूँ, आप मेरे को बताइएगा कि कैसे करना है। 19400 की कॉल और पुट दोनों की कीमत करीब करीब 100 रुपये से नीचे है, मैं स्क्रीन पर लेके आने की कोशिश करूंगा। 9 तारीख की परसों वाली निफ्टी की 19400 की जो कॉल है वो 60 रुपये है और पुट करीब 72 रुपये है। सर कोई ट्रेड बनता है, ये दोनों गल जाएंगी या किसी एक को पकड़ लें, क्योंकि एक का अगर 0 होगी ना तो दूसरी सुपर हिट हो जाएगी, या फिर दोनों गल जाएंगी, दोनों में से कुछ एक तो होगा ही। आप जरा गाइड कीजिए क्या करें। 19400 की कॉल पुट 9 नवंबर वाली। बिल्कुल, मैं 19400 की पुट की तरफ एक बार नजर डाल रहा हूं और मैं आपको लॉजिक भी देता हूं कि क्यों यहाँ पे फोकस करें। पहले तो ये पुट पिछले लगभग 10 दिनों में करेक्ट हुई है। ऊपर में इस पुट के भाव 500 रुपए भी थे और नीचे में कल का लो 57 है, आज का लो 58 है, और उससे पहले भी मिड अक्टूबर में ये 57-58 का लेवल तोड़ नहीं रही थी। तो कहीं ना कहीं यदि इसको चलना है तो आज ही चलना है, अदरवाइज नहीं चलेगी। और मूवमेंट यदि मार्केट में अटकना है तो आज का दिन ही है। सो हालांकि बायस 3-4 दिनों से पॉजिटिव, बट ये कॉन्ट्रा ट्रेड रहेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप इसको 50 के सपोर्ट से ट्रेड करें। यदि 50 का सपोर्ट वर्क करता है तो आपको हो सकता है यहाँ पे 120 तक के लेवल बनेंगे। कॉन्ट्रा ट्रेड जरूरी है, बट अगेन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि 19442 हडल का काम करेगा, यहाँ पे एक बार स्विंग मिल सकता है। अगेन दूसरा चीज ध्यान रखिए, इमीडिएट स्ट्रक्चर नेगेटिव है बट हम कॉन्ट्रा प्ले कर रहे हैं, इसलिए पोजीशन बड़ी नहीं रखे, छोटे से क्वांटिटी में ट्रेड करके इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये एक अच्छा ट्रेड आपको मिल गया 19400 के पुट के बारे में। सर ने कहा है कि आप इसको प्लस कर लो 50 रुपये के हिसाब से। देखिए मैं आपकी लॉन्ग पोजीशंस कटवाना नहीं चाहता, लेकिन लॉन्ग पोजीशंस को हेज करवाना चाहता हूँ। हर्डल है ना सामने, काटोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी अगर चल गया बाजार तो फिर। तो आप एक काम करो, थोड़ा सा हेज कर लो और ये 19400 की जो पुट है ना 72 रुपये की 120 रुपये की हो जाएगी अगर ये चल गई तो। और अगर नहीं चलेगी तो आपकी लॉन्ग पोजीशंस तो काम आएगी। तो यानी कि जिनके पास भी पोजीशंस हैं उनके लिए एक टूल है जो कि 19400 के पुट अभी हमने आपको स्क्रीन पे दिखाई है। रेट बिल्कुल ठीक आ रहे 70-72 वाले। खैर आगे बढ़ते हैं, एक दो शेयर और है, जैसे जेपी पावर आज हमने सुबह डिस्कस किया था, एक बार वापस से स्क्रीन पे दिखा सकते हैं जेपी पावर। मैं इसके साथ एक शेयर और जोड़ता हूँ SCC। मैंने पहले भी आपको कई बार नोटिस करवाया सुज़लॉन, SCC इस तरह के शेयर्स की यहाँ पर चीज़ें बदल रही हैं तो उसका अफेक्ट शेयर प्राइजेस पर ज़रूर पड़ता हुआ दिखता है। एक बार जरा SCC, ये आप 9% ऊपर देख पा रहे हैं जेपी पावर को, एक बार SCC और दिखाइए।
खुश जरा एससीसी को जरा चेक करना, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन को। तो डिपी जेपी पावर तो ऑलरेडी काफी रनअप कर चुका है, ओवरबॉट टेरिटरीज में चला गया, अब यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं रहेगा। एचसीसी ऑन द अदर हैंड डज सीम स्लाइटली बेटर प्लेस्ड, क्योंकि एक अच्छे मूव के बाद 30 के लेवल के आसपास में जब पिछली बारी आया था तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग आई है, कंसोलिडेशन हुआ है, 2 बार 25 के पास बेस बना के स्टॉक रिबाउंड किया है। तो यहाँ पे स्टॉक सीम्स टू बी ऑन अ स्लाइटली स्ट्रॉन्गर फुटिंग देन जेपी पावर एट द मोमेंट। तो मैं कहूंगा अगर आप एचसीसी में कोई पोजीशन बनाना चाहें, सो जो 2 लेवल्स आपको यहाँ से ध्यान में रखने चाहिए वो है 3250 एंड 34K इन द नियर टर्म, और जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो आएगा 2850 के पास। तो एक अच्छे बेस के बाद यहाँ पे फिर से एक अप मूव शुरू हुई है। आई थिंक दिस शुड लास्ट एज आई सेड एटलीस्ट अप अंटिल द लेवल्स ऑफ 34। चाहूंगा, सुबह मैंने आपको नोटिस भी करवाया था जब भसीन साहब थे, कल मैंने खबरों वाले शेयर के अंदर आपको बताया था, उस शेयर का नाम था देवयानी इंटरनेशनल। आज उसके नंबर्स हैं हमारे पास, जो खबर है कम से कम 1000 करोड़ रुपया कंपनी बुक्स के अंदर रेवेन्यू का दिखाएगी और इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आज ये शेयर 4% ऊपर है, कल डेज हाई पे बंद हुआ था, आज 4% और ऊपर हुआ है, यानी कि ऑलरेडी अब आप कल और आज में 8 रुपये जोड़ चुके हो शेयर के अंदर। और मेरे को ऐसा लगता है कि शेयर जब तक नंबर्स आएंगे नहीं तब तक और चलेगा। हो सकता है सेल ऑन न्यूज़ हो जाए, लेकिन देवयानी इससे पहले अपना काम करके फ्री कर देगा आपको। तो मेरे को जरा पता करना है इसमें क्या किया जाए। कुछ जरा आप ही देख के बताइए। देवयानी इंटरनेशनल 4% ऊपर है, कल बताया हुआ शेयर है, आज प्रॉफिट दे रहा है, बुक करें या फिर और चलेगा? आज नंबर्स है। डिम्पी में एक बार के लिए नंबर्स का जो इम्पैक्ट है या नंबर्स जो आने वाले हैं उसको साइड में रखता हूँ। कम टू दिस अ लिटिल लेटर। में प्योरली अगर स्टॉक के मूव के हिसाब से बात करूं तो बहुत ही अच्छा मूव है, क्योंकि शार्प फॉल थी 200 डे मूविंग एवरेज पे, जैसे कहते हैं पिन पॉइंट स्टॉक ने सपोर्ट लिया है और वहां से रिबाउंड किया है। अब इसमें कुछ इंडिकेटर्स हैं जो सजेस्ट कर रहे हैं कि जो मोमेंटम है ये यहाँ से कंटिन्यू रह सकता है। 200 एक राउंड फिगर है, टेक्निकली भी एक नंबर है जिसके पास थोड़ा रेजिस्टेंस है, तो उसके ऊपर निकलने पे मोमेंटम और तेजी से आता हुआ दिखेगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 210 से लेके 220 के जो लेवल्स हैं यहाँ तक की मूव के लिए स्टॉक बिल्कुल रेडी है। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस जो है ये 192 के पास बहुत अच्छा बेस है स्टॉक का, तो यहाँ पे लेके चलें। अब ये हुआ प्योरली फ्रॉम अ टेक्निकल स्टैंड पॉइंट स्टॉक का सेटअप कैसा है, बट जैसा कि आपने बताया स्टॉक का रिजल्ट है, तो मेरी सलाह रहेगी कि रिजल्ट के दिन फ्रेश ट्रेडिंग अवॉइड करें। जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन हो और नीचे के लेवल से ली हुई हो तो 192 से 195 के बीच पे अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक को होल्ड करें। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है सो नथिंग लाइक इट, बट अगर मान लीजिए अगर स्टॉक यहाँ से ऊपर जाता है तो 210 से 220 के लेवल्स आने की भी इसमें बिल्कुल क्षमता है। एक शेयर और है औरोबिंदो फार्मा। पिछले 2 दिन की अगर मैं कैंडल देखूं जिसमें आज और कल की कैंडल्स, वो अच्छा है प्ले, और वो ये शो कर रहा है कि शायद एक इमीडिएट बॉटम बनाएगा और शेयर 920 तक जा सकता है। मेरा कोई ज़्यादा इच्छा है, लालच नहीं है इस शेयर के साथ, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि हर्डल भी होगा 920 का। कपिल, इसलिए मेरे को आपसे पता करना है कि पिछले 2 दिन में, आज में, अभी तक में और कल में जो हुआ है, उससे लग रहा है कि शेयर 920 तक खिंच के आ सकता है। रखूं अपना टारगेट 920 का, तो फिर अगर है तो फिर स्टॉप लॉस भी बताओ आप। फार्मा स्टॉक्स में गिने चुने कुछ काउंटर है जिसका स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है, उनमें से औरोफार्मा एक स्टॉक है। स्टॉक प्राइस काफी अच्छी मूवमेंट के बाद में कंसोलिडेशन कर रहा है और कंसोलिडेशन का जो रेंज था वो 850 नीचे में और जैसे आपने बताया कि 920 ऊपर के लेवल के यहाँ पे है। सपोर्ट के यहाँ पे स्टॉक ने 5-6 दिन का बेस बनाया हुआ है, पिछले 2 दिन से हमें एक मोमेंटम देखने मिल रही है, तो काफी ज्यादा चांसेस बनते हैं कि जो अपनी रेक्टेंगल पैटर्न है तो उसके अपर बैंड को वो टेस्ट कर सकता है। तो हाँ, इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं 860 के स्टॉप लॉस के साथ में, और ऊपर में 920 तक के हमें अपसाइड पोटेंशियल देखने मिल सकते हैं। ठीक है, 920 रुपए तक की तेजी अरविंदो फार्मा के शेयर में देखने को मिल सकती है। आज के सत्र में देखने की चमक है जो टाइल्स और सेरेमिक्स वाली जो कंपनीज होती है ना, वहाँ पर भी है। आप नेटको टाइल्स को देखिए, एशियन ग्रेनिटो, मुरुदेश्वर सेरेमिक्स, ये तमाम शेयर चल रहे हैं। निटको हालांकि ये थोड़ी छोटी साइज की कंपनी है, 200 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप होगा इसका, लेकिन आज 6% के आसपास की तेजी है और 30 रुपए के ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। चंदन जी, निटको टाइल्स, क्या इसमें मौके हैं या फिर इस स्पेस में किसी और कंपनी में आपको बेहतर मौके दिख रहे हैं? ठीक रहेगा, क्योंकि 3 दिन से अच्छा मूवमेंट है, मेजर सेटअप यहाँ पे चेंज हुआ है, लो प्राइस है यहाँ पे, कंपैरेटिवली थोड़ा मूव और बनना चाहिए,
मल्टीपल बैरियर 30 के आसपास है, वो निकलता है तो स्पीड बढ़ेगा, बट उसको प्रीएम्प्ट करके भी ट्रेड लिया जा सकता है। और यहाँ पे 28 के आसपास का सपोर्ट रहेगा 3250 के टारगेट के। 3250 के टारगेट के लिए निटको टाइल्स यहाँ पर मौके बन सकते हैं। आज हम देख रहे हैं कि डिफेंस वाली कंपनीज में कोचिन शिपयार्ड के शेयर में तेज़ी दिख रही है और करीब करीब 3-4% ऊपर आपको ये शेयर दिखेगा। शायद इसके नंबर्स भी आ जाने वाले हैं, ये हम चेक करेंगे। आज सितंबर तिमाही के नतीजे भी आएंगे। कोचिन शिपयार्ड के 3% ऊपर है ऑलरेडी, लगातार बड़ी तेज़ी। कुछ कोचिन शिपयार्ड किस तरह से इसको ट्रेड करें, अगर मौके हैं तो बताइएगा। बिल्कुल मौके हैं अभिषेक। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा बेस बना हुआ है यहाँ पे 955 960 के जो जोन्स हैं इसके आसपास। कल 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग थी, आज 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ओपन और सस्टेन कर रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पे और अपसाइड आपको बिल्कुल देखने मिल सकते हैं। जो फर्स्ट टारगेट यहाँ पे मेरे लिए निकल के आ रहा है वो 1070 का है। ये क्रॉस होता है तो आपको तुरंत 1210 के जो लेवल्स हैं ये इन प्ले आते हुए नजर आएंगे। तो बिल्कुल एक अच्छे बेस फॉर्मेशन के बाद और एक राउंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग के बाद स्टॉक ने फिर से एक अपमूव शुरू किया है, विच इज अ वेरी हेल्दी साइन। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक पोजीशन ली जा सकती है। स्टॉप लॉस जो रहेगा उसको आप लेके चले 980 का जो लेवल है इसके पास में। तो डिप के बाद जो मूव आई है उससे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल है। 980 और 950 के जो सपोर्ट जोन है ये भी काफी स्ट्रांग है, तो यहाँ से तेजी जो है और बढ़ सकती है। ठीक है, कोचिन शिपयार्ड को लेकर ये भी तेज़ी यहाँ से और बढ़ने की उम्मीद है। स्टॉप लॉस 980 रुपये का कोचिन शिपयार्ड के लिए। आरईसी हम देखने की 52 हफ्ते की नई ऊंचाई पर शेयर, इनफैक्ट रिकॉर्ड ऊंचाई पर ही ट्रेड कर रहा है और आज भी इसमें शुरुआत तो थोड़ी शांत हुई थी और ये हमने देखा है आरईसी और पीएफसी में कि गैप अप या फिर गैप डाउन कम होते हैं, इंट्राडे में अच्छे मौके देके दोनों शेयर जाते हैं। आज फिर से साथ साथ चल रहे हैं। आरईसी पीएफसी 2-2.25% के आसपास के मूव्स हैं। चंदन जी, कहीं मौके आपको दिख रहे हैं? क्या ट्रेड करें दोनों में से अगर चूज करना हो तो? बिल्कुल, मैं आरएससी पे खरीदारी की सलाह दूंगा। इनफैक्ट इसके ऑप्शंस का ट्रेड भी मैं सजेस्ट करना चाहूंगा। आरएससी खरीदे, मेरे हिसाब से 304 का सपोर्ट सफिशिएंट है 320 के टारगेट के लिए। किसी को यदि ऑप्शन में ट्रेड करना है तो 310 का कॉल भी लिया जा सकता है। लगभग 8.5 से 9 रुपए के बीच में ये कॉल ले, उस कंडीशन में 5 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में 14 रुपए तक के टारगेट रहेंगे। तो आरएससी खरीद सकते हैं, आरएससी का 310 का कॉल ले सकते हैं। पीएफसी है, वहां पे भी फोकस किया जा सकते हैं, वहां पे भी ब्रेकआउट हुआ है। पीएफसी में यदि किसी को ट्रेड लेना है तो 259 का सपोर्ट रखे, ऊपर में 275 के टारगेट के। ओके, ठीक है। इस बीच हम आपको लगातार कुछ ऑप्शंस के ट्रेड आपको बताते रहे। जैसे थोड़ी देर पहले हमने आपको 19400 की कॉल के बारे में आपको जानकारी दी थी। शिल्पा राउत ने एक हमको और ऑप्शंस का ट्रेड भेजा है, अभी उनसे बात नहीं हो पाएगी किसी वजह से, लेकिन आपको जरा नोटिस करवाए थे उनका ट्रेड कौन सा है। तो उनका ऑप्शंस का चैंपियन एक बार जरा आप स्क्रीन पे लेके आइए ताकि हम नोटिस कर पाए। एक्साइड की वो कॉल प्लस करने की कह रहे हैं, प्लेन वेनिला कॉल है, 280 की स्ट्राइक की कॉल, 4 रुपये में खरीदनी है, 9 रुपये का टारगेट है, 2.5 रुपये का आपका स्टॉप लॉस है। तो ये एक अच्छा ट्रेड आपकी स्क्रीन पर बनता हुआ दिख रहा है। 15,000 रुपये आपको मिल जाएंगे इसके अंदर और करीब 5,400 रुपये का आपको 900 का, अगर आप इस ट्रेड को लॉस में करते हैं तो एक्साइड इंडस्ट्रीज़ के 280 की स्ट्राइक की कॉल है, आप इसको प्लस कीजिए। जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी कहा, इंडाइसिस को देखते देखते आज आप बोर हो जाएंगे अगर कुछ नहीं हुआ अगले 1 घंटे के अंदर। तो अभी तक तो वही हो रहा है, 45-46 पॉइंट पे आके इंडाइसिस की सुई रुक गई है। देखते हैं अभी आगे और क्या होता है। खैर, इस बीच होनासा जो कि मामाअर्थ के पेरेंट कंपनी है उसके भाव भी आ गए हैं। एक बार हम आपको जरा बता देते हैं, वो भाव है 324 रुपये के। एक बार जरा स्क्रीन पे लेके आइए। 9:45 पे इसमें इंडिकेटिव होना शुरू होता है, 10 बजे ये भी फ्रीज हो जाएंगे। तो होनासा के जो रेट हैं वो मार्केट के अंदर आपको आते हुए दिख रहे हैं और इस समय आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे 324 रुपये का रेट है। जैसे इस पर कुछ और अपडेशन भी आएगा तो हम आपके सामने रखेंगे। करीब 6 रुपये का ही एक छोटा सा एक बेनिफिट आपको मिल रहा है ये भाव के हिसाब से जो इस समय आपको मिल रहा है। अभी तो सेटलमेंट हो जाएगा, एक बार फाइनल रेट आने पर आप इसमें ट्रेड करते हुए देखेंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं। मैक्स हेल्थ केयर के भी नंबर्स आ चुके हैं और इससे नतीजों पे बातचीत करने के लिए कंपनी के टॉप मैनेजमेंट के तौर पर इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे हम जरा बातचीत कर लेते हैं और समझते हैं कि इस समय क्या किया जाए। डॉक्टर अभय सोई जो कि कंपनी के CMD हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जरा करते हैं बातचीत। मिस्टर सोई, बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। हमने देखा कि आपकी ऑक्यूपेंसी का लेवल इस समय काफ़ी अच्छा है और जो हमने इस क्वार्टर के अंदर देखा है, ये ग्रोथ
हम आगे और कैसे लेड होते हुए देखेंगे, यानी कि कैसे बढ़ती हुई देखेंगे? और दूसरा, इस समय कौन से कंट्रीब्यूटर ऐसे हैं जो आपके नंबर्स को काफ़ी अच्छे से अच्छा प्ले कर रहे हैं, अच्छा रोल दिखा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो जहां तक ग्रोथ की बात है, परसेंटेज की जगह आप ऑक्यूपाइड बेड डेज देखिए, क्योंकि अगर आप प्रतिशत में देखेंगे तो हायर कैपेसिटी भी है। और दूसरी चीज ये है कि ये सीजनल बिजनेस है। इस क्वार्टर में डेंगू और बाकी वाटरबॉर्न डिजीजेस भी हुई हैं और हर साल होती हैं। इसके होते हुए क्वार्टर ऑन क्वार्टर जब आप देखते हैं तो ऑक्यूपेंसी बढ़ती है। जब भी आपको ये जो हमारा बिजनेस है हेल्थ केयर का, इसको आप क्वार्टर ऑन ईयर बेसिस में देखिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में नहीं। और अगर उस हिसाब से देखें तो पिछले साल के कंपैरिजन में कुछ 3% की बढ़ोतरी हुई है ऑक्यूपाइड बेड डेज में। और तो यही सेक्युलर ट्रेंड है और हमारी ऑक्यूपेंसी बढ़ रही है। हालांकि हमने अपना इंस्टीट्यूशनल बिजनेस कम किया, उसके होते हुए फिर भी ऑक्यूपेंसी बढ़ी है 3% से साल पर साल। ठीक है। अभय सर नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ। सर अगर हम पीएसयू कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो पिछली तिमाही में ARPOB में 5% का हमने इंक्रीज देखा था। सर आप ये बताइए कि यहाँ से बाकी सेगमेंट्स के लिए रेट्स को आप क्या रिवाइज करने जा रहे हैं और क्या कैपेक्स को लेकर अपडेट भी कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? पहले जो हमारे रिवीजन हुए, ये पिछला एक पूरा क्वार्टर था, कुछ पार्शियल रिवीजन हुए हैं गवर्नमेंट के रेट्स में और उसका नतीजा हमको पहली बार पूरे क्वार्टर में इस अभी क्वार्टर 2 में मिला और उससे 14 करोड़ की बढ़ोतरी हुई हमारे रेवेन्यू में। और अगर हम और भी एक्सपेक्ट कर रहे थे रिवीजन CGHS रेट्स के, गवर्नमेंट के रेट्स के, वो हुए नहीं इस क्वार्टर, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं शायद करंट क्वार्टर में वो हो। ऑल राइट मिस्टर अबे, क्या आप हमें अपडेट कर पाएंगे जो आपका ऑनगोइंग कैपेक्स प्लान्स हैं, किस तरह की प्रोग्रेस चल रही है और केयर हॉस्पिटल्स के बाद कैसे प्लान्स दिखेंगे रिगार्डिंग एनी एक्विजिशन और कोई सेगमेंट जिसमें जो आपको इंटरेस्ट करता हो? हाँ जी, ये हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट प्लान्स हैं। हम कुछ 4500 करोड़ के खर्चे पे 2200 बेड ऐड कर रहे हैं अपनी करंट कैपेसिटी पे अगले 3 साल पे। उसका सबसे पहले जो बेड्स आ रहे हैं वो 300 बेड द्वारका में और डेवलपर ने जिनका हमने कोलैबोरेट किया है ये बेड्स लगाने के लिए, उनने ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के लिए भी अप्लाई कर लिया है। ये और हमारा मानना है कि साल की खत्म होने से पहले ये ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए और हॉस्पिटल की ऑपरेशंस पे बिगिन हो जाएंगी वहाँ। उसके अलावा अगले साल साल के अंत में नानावती में भी 300-350 बेड मुंबई में हमारे आ रहे हैं और वो भी शेड्यूल पे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो बाकी सभी प्रोजेक्ट्स ऑनलाइन हैं। एक प्रोजेक्ट जिसमें थोड़ा डिले हो रहा था 350 बेड का मैक्स साकेत में, क्योंकि ट्री कटिंग परमिशन नहीं आई थी, वो भी आ गई है अब, तो वो भी बैक ऑन ट्रैक आ गया है। अब अगले 3 साल में हमारा मानना है कि 2200 बेड के करीब 4500 करोड़ के खर्चे पे, जो सारा का सारा हम इंटरनल अक्रूवल से ही स्पेंड करेंगे, वो हम शुड ऑनलाइन आना चाहिए। ठीक है मिस्टर सोई, एक चीज़ और समझनी है, जैसे अपोलोस के भी लैब हैं और उनके अलग अलग सेगमेंट्स हैं, तो आपकी जो लैब सेगमेंट है वहाँ पे कितनी ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करें और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर हमको आप गाइड कर पाएँ? देखिए, लैब का जहाँ तक सवाल है तो 32% का उसमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है और 15% का उसका इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ हुआ है। और हम ये देखते आए हैं पिछले 4-6 क्वार्टर में ये बिजनेस ग्रो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर बेसिस में कर रहा है। और तो काफी हम इससे प्रोत्साहित हुए हैं और ये मानना है कि शायद अब टाइम है, कोई छोटा मोटा एक्विजिशन भी अगर हमें दिखता है इस बिजनेस में जरूर देखेंगे। ठीक है मिस्टर सोई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने जो हमारे क्वेश्चंस का जवाब दिया और आपके नंबर्स को देख के अच्छा लग रहा है और मार्केट भी इसको थोड़ा रिस्पेक्ट कर रहा है, आज चल भी रहा है। और एक अच्छी चीज़ जो मैं टेक्निकल बेसिस पर बोलूँगा वो ये है कि अच्छे से सपोर्ट 200 दिनों के एवरेज का मिल रहा है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए।
कपिल, ये सवाल आपसे ही होगा। जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि 200 दिनों का अच्छा सपोर्ट है, नंबर्स उतने ख़राब नहीं है, ठीक है, और मैनेजमेंट ने थोड़ा गाइड भी किया है फ्यूचर्स को लेकर। आप जरा देख के बताइए, 600 रुपये के आसपास का शेयर है, 620 पे हर्डल भी है, अब 20 रुपये कमाने हैं या फिर छोड़ने हैं? स्टॉक साइडवेज टू पॉजिटिव है और अभी जो उसकी अपर बैंड थी, जो पहले 595 के यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था, तो उसके थोड़ी सी सस्टेनेबिलिटी हमें दिख रही है। तो 595 पे जितना सस्टेन करता है उतना अच्छा है और नेक्स्ट बेस अपसाइड मोमेंटम इसके 620 का रहता है। उसके साथ में मैं एक अपडेट देना चाहूंगा, जो सुबह हमने मॉर्निंग में डिस्कस किया था बीकाजी, तो बीकाजी इंट्राडे में ही 4 to 5% की अपसाइड मोमेंटम आ गई है और 520 का हमारा टारगेट पे अचीव हुआ है। तो जो ट्रेडर्स ने यहाँ पे बाय किया होता है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं इंट्राडे में 1 घंटे में 4% के प्रॉफिट के साथ। ठीक है, आपने एक क्वेश्चंस के मैं 2 ही आंसर दिए। पहला एक आप ये कह रहे हैं कि मैक्स हेल्थ केयर 620 तक तो जा सकता है, ये 95 के ऊपर जितना समय निकालेगा उतना 620 तक जाने के चांसेस हैं। तो आप समझ के रखिए, आपको वॉल्यूम थोड़ा कम रखना है, और अगर आप स्टॉप लगाना चाहते हैं तो 95 के जस्ट नीचे लगाओ, 3-4 रुपये जाएंगे और 15-20 रुपये आएंगे। दूसरी बात, बीकाजी फूड्स आज आपकी रिकमेंडेशन में था, मेरे को अच्छे से याद है, मैंने लिखा एलकेम और बीकाजी आपके कॉल में था। तो आज आप बता रहे हैं कि बीकाजी ऑलमोस्ट आपको गेन हो रहा है। जिनको इंट्राडे प्रॉफिट्स बुक करने हैं और बाहर निकलना है तो भले वो भी बाहर निकल सकते हैं। कपिल, आपकी कॉल अच्छी है और उसके लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, 1-2 शेयर जरा और फटाफट से पता कर लेते हैं जहाँ पर थोड़ा मार्केट का मोमेंटम बनता है दिख रहा है। ऐसा नहीं कि सारे शेयर्स चल रहे हैं, सारे शेयर्स ख़राब हैं। एक शेयर और चेक करते हैं, हेवल्स। मैंने आज सुबह ही नोटिस करवाया था आपको कि ये 200 दिनों के एवरेज के नीचे जा चुका है। एक बार चंदन सर आप चेक करेंगे हेवल्स को, ये हेवल्स और वीक होगा क्या? ये भी 3.5 रुपये नीचे है। आरआर केबल इसका ना पीयर है, उसके नंबर्स अच्छे आए हैं। कुछ शेयर आप चेक करना, आरआर केबल के नंबर अच्छे आए हैं, हेवल्स को गिरने नहीं दे रहे हैं, बट हेवल्स का स्ट्रक्चर खराब है। अभी क्या करें सर, हेवल्स पे आपके रिकमेंडेशन छोड़ दें क्या अगर नहीं जा रहा नीचे तो? टेम्पी, दैट्स दी ऑप्शन जो मैं सजेस्ट करने वाला ही था, विच इज इसको छोड़ दें, बिकॉज 1250 के आसपास का सपोर्ट जोन है। और तो देखिए, सेलिंग यहाँ पे नहीं बनेगी, 1250 के नीचे जाएगा तब सेलिंग कर सकते हैं, बट तब तक के लिए मेरे ख्याल से इसको अवॉइड करें। बाइंग का तो कोई यहाँ पे फिलहाल ऐसा संकेत है नहीं कि स्टॉक में किसी तरीके का बाउंस आ रहा है, तो अवॉइड विल बी द बेस्ट स्ट्रैटेजी ऑन दिस वन। ठीक है, हैवेल्स को लेकर ये व्यू। आज ना पावर ग्रिड के नतीजे भी आएंगे और निफ्टी का आज आने वाला एकमात्र नतीजा है। वैसे तो 50 में से 40 नतीजे आ गए हैं, लेकिन थोड़ी सी नरमी के साथ, थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच के साथ वहाँ पर ट्रेड हो रहा है। 1% के आसपास की गिरावट है। हालांकि ठीक ठाक हमने स्ट्रेंथ देखी है। बोनस इशू के बाद 200 रुपये के नीचे के भाव थे, फिर वहाँ से रिकवर करके 206 रुपये के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। पावर ग्रिड, चंदन जी, रिजल्ट से पहले किस तरह से ट्रेड करें? हालांकि ठीक है, कुछ आप ही व्यू दीजिए, क्या करना चाहिए इसमें नतीजों से पहले? पावर ग्रिड, राइट? जी हाँ। सो देखिए, यहाँ पे एक टॉप का फॉर्मेशन हो रहा है, डबल टॉप कह सकते हैं 210 के आसपास का। तो मेरे हिसाब से ये एक स्टिफ रेजिस्टेंस रहेगा, तो इसको फिलहाल अवॉइड करके चले। यहाँ पे अगर किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है ये आप 203 के पास ले लें। फ्रेश पोजीशन में कहूंगा अवॉइड करें। 210 क्रॉस होगा तब इसमें एक नया मोमेंटम आता हुआ दिखेगा। अप अंटिल देन हो सकता है कि थोड़ा सा प्रेशर में रहे। ठीक है, पावर ग्रिड को अवॉइड करने की सलाह है। चलिए यहाँ पर